कल्पना कीजिए कि एक अपराध के लिए आपको 30 साल की सजा मिलती है जो आपने किया ही नहीं और आप देश की सबसे खराब जेल में पिटाई का शिकार बन जाते हैं। जो बदमाश नहीं समझ पाए वो ये था कि वे वास्तव में एक राक्षस बना रहे थे। वह एक कमजोर बच्चे के रूप में एकांत कारावास में गया और एक निर्दयी जानवर के रूप में बाहर आया। चॉपस्टिक को घातक हथियार में बदलकर माफिया बॉसों को नंगे हाथों से गिरा दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि तोजो का बदला पूरी तरह से अराजकता में बदलने वाला है। कहानी हमें सेक्टर 4 के नेरीरा जेल में ले जाती है जहां कैदियों से भरा एक मेस हॉल है। फिर हम अपने नायक तोजो को देखते हैं जो एक ट्रे उठा रहा है जिसमें एक अच्छा भोजन दिखाई देता है। वह अकेले एक टेबल पर बैठता है और खाने को गंभीर और कुछ हद तक खाली भाव से देखता है। लेकिन अचानक कहीं से एक जोड़ी चॉपस्टिक आती है और उसकी ट्रे से खाने का एक टुकड़ा चुरा लेती है। तोजो उस व्यक्ति के रवैये से स्पष्ट रूप से नाराज होकर बगल में देखता है जिसने उसे उकसाया। फिर बदमाशों में से एक उसे घूरता है और आक्रामकता से पूछता है कि वह क्या देख रहा है। दूसरा बड़ा टैटू वाला आदमी बस तिरस्कार के साथ मुस्कुराता है और युवा व्यक्ति को कुछ करने की चुनौती देता है। घूरने की प्रतियोगिता जारी रहती है और गुंडा हमारे पात्र से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है। बिना किसी दूसरे विचार के बदमाश हमारे नायक के खाने पर घमंड से थूक देता है। लेकिन तोजो खड़ा होता है और उस आदमी से कहता है कि सब कुछ खा ले, चेतावनी देता है कि अगर उसने नहीं खाया तो परिणाम होंगे। दोनों अपराधी डरते नहीं हैं और पूछते हैं कि उसकी समस्या क्या है और क्या उसमें शिष्टाचार नहीं है। और फिर वह गुंडा उसे हत्यारा कहता है जो स्पष्ट रूप से नायक को चुभता है। तो जो फिर जोर से मेज पर पैर मारता है और उन सभी से बदला लेने का वादा करता है जिन्होंने उसे गलत तरीके से फंसाया। वह बदमाश पर झपटता है, उसे वही पीड़ा महसूस कराना चाहता है जो उसने महसूस की थी। हमारे नायक के चेहरे पर एक अनियंत्रित क्रोध दिखाई देता है जब वह हमला करता है। इसके साथ ही बड़ा आदमी लड़के की अप्रत्याशित और हिंसक प्रतिक्रिया से पूरी तरह से चौंक जाता है। एक तेज चाल में वह चॉपस्टिक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे की ओर बढ़ता है। उस पर बहुत सारा लाल तरल चारों ओर बिखर जाता है, मेस हॉल के फर्श को दाग देता है। बदमाश जमीन पर गिर जाता है, उसकी आंख में वस्तु फंसी होती है और उसे चोट से अत्यधिक दर्द होता है। फिर दृश्य 2 सप्ताह पहले कट जाता है जहां एक मेज पर शानदार भोजन और पेय भरे होते हैं। हम तोजो को एक शानदार कमरे में देखते हैं जो किसी को देख रहा है जो फिलहाल दृश्य से बाहर है। वो उस लड़की के बारे में सोचता है जिसे वो पसंद करता है, मियो कुरोसावा, और तय करता है कि वह आज उससे अपने दिल की बात कहेगा। फिर मियो घोषणा करती है कि वह वॉशरूम जा रही है और माइक्रोफोन एक दोस्त को सौंप देती है जबकि हमारा नायक देखता रहता है। वह चलती है और एक दरवाजे से गुजरती है युवक की दिशा में एक आखिरी नजर डालते हुए। इसके साथ ही नायक खड़ा होता है उसके लिए अपनी भावनाएं प्रकट करने का दृढ़ निश्चय करते हुए। फिर युवक लड़की को खोजने और उससे बात करने के लिए वॉशरूम की ओर बढ़ता है। वह उसे गलियारे में पाता है और उसके पास जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए थोड़ा नर्वस हो जाता है। युवक उसका नाम पुकारता है और कहता है कि उसे कुछ बताना है और मियो पूछती है कि वह इतना गंभीर क्यों दिख रहा है। शर्मिंदा होकर वह अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, पूछता है कि क्या वह उसके साथ बाहर जाना चाहती है क्योंकि वह उसे लंबे समय से पसंद करता है। लड़की इस अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति से हैरान होती है और जवाब देने में थोड़ी असहज लगती है। फिर वह कहती है कि वह खुश है लेकिन फिलहाल बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रही है और उससे माफी मांगती है। अस्वीकृति के बाद मियो बस अपनी पीठ मोड़ती है और चली जाती है, नायक को पीछे छोड़ते हुए। तोजो अस्वीकृति से पूरी तरह से सदमे में है और जो हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। टेबल पर वापस आकर वो अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए पूरी ताकत से एक ड्रिंक कैन को कुचल देता है। अब टेबल खाली कैन और बोतलों से भरी हुई है, ये दिखाते हुए कि उसने अपने दुख को भुलाने के लिए बहुत पी लिया। वह एक के बाद एक कैन पीता है, उस दर्दनाक अस्वीकृति को भूलने की कोशिश करते हुए जो उसने अभी अभी झेली है। हालांकि वह पहले से ही नशे में दिखता है। युवा व्यक्ति एक और ड्रिंक पकड़ता है ताकि वह जारी रख सके। आखिरकार वह मेज पर बेहोश हो जाता है जबकि उसके दोस्त पार्टी जारी रखते हैं कराओके गाते हुए। हमारा नायक पूरी तरह से बेहोश है और मेज पर थोड़ा लार टपकाते हुए कुछ बड़बड़ाता है। जब वह जागता है तो उसे एहसास होता है कि वह अंधेरे कमरे में अकेला है और सोचता है कि सब लोग कहाँ गए। अभी भी थोड़ा नशे में वो कमरे का दरवाजा खोलता है और भ्रमित भाव से गलियारे की ओर देखता है। वहां वह एक घेराबंदी किए गए अपराध स्थल पर पहुंचता है और सोचता है कि क्या हुआ होगा। उसी समय एक पुलिस अधिकारी उसे पीछे से अचानक पकड़ लेता है जिससे वह युवक पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर अधिकारी उसकी पहचान की पुष्टि करता है, उस पर अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाले अपराधों का आरोप लगाता है। युवक पूरी तरह से भ्रमित है और पूछता है कि उसने किसे बाहर निकाला, जबकि अधिकारी संदिग्ध की गिरफ्तारी की रिपोर्ट करता है। तो तोजो मियो कुरोसावा का नाम सुनकर जम जाता है और भयानक जानकारी को समझने की कोशिश करता है। पूरी निराशा में वह चिल्लाता है कि यह असंभव है और दृश्य के चेतावनी टेप को पार करने की कोशिश करता है। वह युवक चेतावनी टेप को पकड़ लेता है, अभी भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर भय और भ्रम साफ दिखाई देता है जब वह स्थिति की गंभीरता को समझने लगता है। फिर वह मियो को जमीन पर देखता है जो एक भयानक दृश्य में अचेत है और सोचता है कि यह सब झूठ होना चाहिए। दृश्य एक अदालत में बदल जाता है जहां एक जज उसे अपराधों के लिए 30 साल की जेल की सजा सुनाता है। पीड़ितों के रिश्तेदार इस फैसले से नाराज हैं और सोचते हैं कि उसे सबसे कड़ी सजा क्यों नहीं मिली। सदमे में हमारा नायक प्रतिक्रिया नहीं कर पाता और सोचता है कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई। उसे मियो की मुस्कुराती हुई झलक दिखाई देती है और वह सवाल करता है कि क्या यह सब एक भयानक सपना है। आंखों में आंसू लिए नायक बेताबी से जोर देता है कि उसने अपराध नहीं किया। फिर उस युवक का पिता खड़ा होता है और उसका बचाव करता है, कहता है कि उसका बेटा निर्दोष है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन लड़की की माँ उस पर अभी भी बहाने बनाने का आरोप लगाती है और कहती है कि उसने जो किया उसके लिए वह अक्षम्य है। फिर 3 आदमी खड़े होते हैं और गुस्से में तोजो के पिता के पीछे कोर्टरूम के बीच में जाते हैं। वे उस व्यक्ति पर हिंसक हमला करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं जबकि नायक अपने पिता के लिए चिल्लाता है। तोजो बेताबी से चिल्लाता है, उनसे हमला रोकने की विनती करता है, कुछ भी करने में असमर्थ। यहाँ तक कि पिटाई के दौरान भी युवक का पिता चिल्लाता है कि वह चिंता न करे, वह उसकी बेगुनाही साबित करेगा। वर्तमान में वापस दृश्य हमें हमारे नायक की जेल की कोठरी में ले जाता है। अंदर वह एक डरावने व्यक्ति के नेतृत्व में कैदियों के एक समूह से घिरा हुआ है। वह और अन्य नए लोग पंक्तिबद्ध हैं जबकि पुराने कैदी उन्हें तिरस्कार से देखते हैं।
इन चीजों को। उनमें से एक आदमी तोजो से पूछता है कि उसे किस अपराध ने वहां लाया। बड़ा टैटू वाला आदमी जब उसे धमकी भरी नजर से देखता है तो युवा व्यक्ति डर जाता है और मुश्किल से जवाब दे पाता है। फिर एक और कैदी उसे पीछे से मारता है और चिल्लाता है कि उनके बॉस को नजरअंदाज न करे। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह युवा व्यक्ति जोर देकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और यह सब एक साजिश थी। लेकिन नेता उस पर विश्वास नहीं करता और ठंडी नजर से नए व्यक्ति को पास आने के लिए कहता है। नायक आज्ञा मानता है और उस क्रूर व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। यह नहीं जानता कि क्या उम्मीद की जाए। बिना किसी चेतावनी के बड़ा आदमी हमारे नायक के पेट में जोरदार लात मारता है। इस प्रहार की ताकत उसे पीछे की ओर उछाल देती है और वह जोर से सेल की फर्श पर गिरता है। वह आदमी उसे उठाता है और पूछता है कि क्या वही अपराध के लिए जिम्मेदार है और युवा व्यक्ति फिर से इनकार करता है। इस बात से नाराज होकर कि वो अभी भी इनकार कर रहा है, बॉस दूसरे आदमी को उसे एक और किक मारने का आदेश देता है। आक्रमणकारियों में से एक कहता है कि वह ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकता और उसे किसी तरह प्रतिक्रिया देने की चुनौती देता है। फिर नेता इस स्थिति से थक जाता है और अपने गुर्गे को हमारे पात्र को बांधने के लिए कहता है। वे उसे कसकर पकड़ते हैं जबकि युवा व्यक्ति चिल्लाता है और बिना सफलता के खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके हाथों को एक रस्सी से मजबूती से बांध दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो जाता है। एक गुंडा एक क्रूर मुस्कान के साथ पास आता है और पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि वह विरोध कर सकता है, और फिर वह नायक के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जो इस प्रहार से पीड़ित होता है। क्रूर पिटाई जारी रहती है और युवा व्यक्ति दर्द में दांत भींचते हुए मार सहता है। कैदी उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे लगातार मारते हैं जबकि वह बंधा हुआ होता है। पिटाई के बाद वह वहीं लटका रहता है, पूरी तरह से चोटिल और अपने ही लाल तरल में लिपटा हुआ। सेल का बॉस फिर उसके बाल पकड़ता है और उसे घूरता है जबकि वह मुश्किल से होश में रहता है। वह उसे धमकी देता है कि वह गार्ड से कुछ न कहे, नहीं तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। वह क्रूर व्यक्ति चेतावनी को और मजबूत करता है, लेकिन हमारा नायक उसे गहरी नफरत से घूरता है। सिर्फ कुछ समय बाद एक गार्ड नायक को गलियारे में निजी बातचीत के लिए बुलाता है। अधिकारी फिर विनाशकारी खबर देता है कि उस युवक के माता पिता एक दुर्घटना में थे। वह अन्य रिश्तेदारों के बारे में भी पूछता है क्योंकि बाहर से वित्तीय मदद के बिना वहां जीवन कठिन होगा। गार्ड सवाल पर जोर देता है, लेकिन युवा आदमी पूरी तरह से सदमे में है और एक शब्द भी नहीं कह सकता। आंसू बहाते हुए वह अंततः जवाब देता है कि उसके कोई अन्य जीवित रिश्तेदार नहीं है। अधिकारी फिर आह भरता है और कहता है कि उसे अब उसकी किस्मत की परवाह नहीं है। उसे ठंडे तरीके से खारिज कर देता है। गार्ड कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, हमारे पात्र को अकेला और पूरी तरह से असहाय छोड़कर। इसके साथ ही दृश्य हमें वापस मेस हॉल में ले जाता है, शुरुआत से वही खाने की ट्रे दिखाते हुए, और हम फिर से टोजो को मेज पर बैठे देखते हैं, लेकिन अब दर्द से पूरी तरह से बदले हुए रूप के साथ। फिर से बदमाशों में से एक पास आता है और चॉपस्टिक से उसके खाने का एक टुकड़ा चुरा लेता है। इस बार नायक गुस्से में उसे घूरता है और उसके चेहरे पर एक गहरी दृढ़ता होती है। गुंडा गुस्से में पूछता है कि वह क्या देख रहा है, जबकि बॉस बस दृश्य देखता रहता है। दूसरा अपराधी तिरस्कार के साथ मुस्कुराता है और उसे कुछ करने की चुनौती देता है, ये सोचते हुए कि वह प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन बॉस नए व्यक्ति की आंखों में बदलाव को नोटिस करता है और हवा में तनाव के प्रति सतर्क हो जाता है। बदमाश फिर से उकसाता है और हमारे नायक के खाने पर थूकता है ताकि उसे अपमानित कर सके। लेकिन इस बार तो जो ठंडे नजर से खड़ा होता है और उस आदमी से कहता है कि वह सब कुछ खा ले जो उसने थूका है। अपराधी उस पर हंसते हैं और पूछते हैं कि उसके चेहरे पर क्या हुआ है और क्या उसमें कोई तमीज नहीं है। फिर वो गुंडा उसे हत्यारा कहता है, जिससे उस युवा के अंदर का सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। इसके साथ ही उसे मायू की अस्वीकृति याद आती है और कैसे उस दिन से उसकी जिंदगी बिखर गई। उसके पिता की पिटाई की छवि भी उसके दिमाग में आती है जब वे अपनी बेगुनाही साबित करने का वादा कर रहे थे। वह याद करता है कि कैसे उन्हीं कैदियों ने उसे बांधकर पीटा था और वह सोचता है कि उसे अपने जीवन में इन सभी अन्यायों के साथ इतना क्यों सहना पड़ा। फिर वह युवा व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है कि उसने पहले ही सब कुछ खो दिया है और अब उसे पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। ये सोचकर कि अगर वह चला गया तो किसी को परवाह नहीं होगी। उसका हाथ गुस्से से कांपता है और चॉपस्टिक्स पर उसकी पकड़ कस जाती है। हत्यारा शब्द उसके दिमाग में गूंजता है और उसके चेहरे पर एक काली डरावनी मुस्कान उभरती है। लेकिन वह तय करता है कि वह अभी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास जीने का एक नया उद्देश्य है। इसलिए वह जोर से मेज पर पैर पटकता है और कसम खाता है कि वह हर उस व्यक्ति से बदला लेगा जिसने उसे फंसाया। वह बदमाश पर झपटता है, वादा करता है कि उसे भी वही पीड़ा महसूस कराएगा। उसका चेहरा शुद्ध क्रोध और प्रतिशोध की असीम प्यास में बदल जाता है। बड़े आदमी को नए व्यक्ति के विस्फोटक रवैये से पूरी तरह से झटका लगता है और वह अवाक रह जाता है। पलक झपकते ही वह छलांग लगाता है और चॉपस्टिक को तेज हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करता है। हमला सटीक होता है और प्रहार के प्रभाव से हर जगह लाल तरल बिखर जाता है। बदमाश जमीन पर गिर जाता है, उसकी आंख में वस्तु फंसी होती है। गंभीर चोट से दर्द में चिल्लाते हुए वह फर्श पर तड़पता है, हाथ अपने चेहरे पर रखता है और शुद्ध दर्द की एक पीड़ादायक चीख निकालता है। गुंडा घबरा जाता है और अपने बॉस के लिए चिल्लाता है जो दर्द में तड़प रहा है। बिना हिचकिचाए तो जो दीवार पर जोर से मुक्का मारता है और उन सभी को चिल्लाकर कहता है कि बस चले जाओ। इसके साथ ही बदमाशों में से एक गुस्से में आ जाता है और हमारे नायक के पीछे जाता है, लेकिन नायक एक क्रूर मुस्कान के साथ मुड़ता है और अधिक के लिए तैयार दिखता है। एक और कैदी हिंसा के दृश्य से डरा हुआ है और डर के मारे ठंडे पसीने में भीगने लगता है। फिर वह युवक चॉपस्टिक्स को फर्श पर गिरा देता है और नंगे हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह उन गुंडों में से एक पर जोरदार मुक्का मारता है जिसने पहले उसे सेल में हमला किया था। पागल नजर के साथ युवक सोचता है कि वैसे भी उसे जाना है तो वह उन सबको अपने साथ ले जाएगा और बिना दया के हमला जारी रखता है। हमारे नायक के प्रहारों की ताकत से विरोधी का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो जाता है। अपराधी पीछे की ओर गिर जाता है, पहले ही मुक्कों की श्रृंखला के बाद बेहोश हो चुका होता है। तो जो क्रोध की छाया में बदल जाता है और अन्य कैदियों पर हमला जारी रखता है। एक और गुंडा जमीन पर पड़ा है, उसका चेहरा चोटिल और लाल तरल से ढका हुआ है। फिर गुंडों में से एक नायक को बॉस से हटाने की कोशिश करता है जो अभी भी नीचे है। वह चिल्लाता है कि युवा व्यक्ति उसके बॉस को छोड़ दे और उसे दूर धकेलने के लिए एक मुक्का मारने की कोशिश करता है।
गुंडा ये देखकर हैरान है कि उसके हमले का हमारे नायक पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक खोई हुई नजर के साथ तोजो लगता है कि लड़ाई के बीच में उसने पूरी तरह से अपनी समझदारी खो दी है। तभी जेल के गार्ड आखिरकार पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। एक अधिकारी नायक को कंधे से पकड़ता है ताकि व्यापक अराजकता को नियंत्रित किया जा सके और बिना किसी हिचकिचाहट के गार्ड तोजो के चेहरे पर मुक्का मारता है क्योंकि उसने परेशानी पैदा की। लेकिन मुक्के का कोई असर नहीं होता और तोजो सिर्फ नफरत भरी नजर से अपना सिर घुमा लेता है। गार्ड घबरा जाता है और घायल व्यक्ति को चिकित्सा कक्ष में ले जाने का आदेश देता है, अन्य कैदियों को धमकाते हुए। इस पर हमारा नायक शुद्ध क्रोध और निराशा से एक जोरदार चीख निकालता है। फिर वह गार्ड के एक और प्रहार को आश्चर्यजनक फुर्ती से चकमा देता है। अधिकारी युवा व्यक्ति की प्रतिक्रिया और गति से पूरी तरह भ्रमित है। फिर वह चिल्लाता है कि वह युवक दीवार में टकराने की कोशिश कर रहा है और दूसरों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। इसके साथ ही कई गार्ड और कैदी उसे रोकने के लिए शामिल हो जाते हैं। वे अंततः उसे पकड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वह युवक पूरी ताकत से संघर्ष करता रहता है। तोजो को अन्य लोग पकड़े हुए हैं और वह निराशा में चिल्लाता रहता है। फिर दृश्य हमें एक चिकित्सा कक्ष में ले जाता है जहां एक आईवी दी जा रही है। हमारा नायक बिस्तर पर है और ऐसा लगता है कि उसने जीने की इच्छा खो दी है। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। एक डॉक्टर गार्ड से कहता है कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसकी जान को खतरा होगा। जब डॉक्टर चला जाता है तो एक बूढ़ा सफाई कर्मी युवा व्यक्ति के कमरे के दरवाजे पर दिखाई देता है। वृद्ध व्यक्ति उस जगह के पास गलियारे की फर्श पर झाड़ू लगाने लगता है जहां युवा व्यक्ति है। फिर सफाईकर्मी नायक से कहता है कि उसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो जो खाली नजरों से बूढ़े आदमी की ओर देखता है, कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। आदमी पूछता है कि अगर वह इस तरह चला गया तो उसके माता पिता का नाम कौन साफ करेगा। बूढ़े आदमी के शब्दों का तुरंत प्रभाव पड़ता है और युवा आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। वह बिस्तर पर बैठ जाता है और पूछता है कि सफाईकर्मी ने उससे अभी क्या कहा। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि उसके माता पिता के साथ जो हुआ वो वास्तव में एक दुर्घटना थी। तो जो बिस्तर से उठता है और पूछता है कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाह रहा है। सफाईकर्मी मुस्कुराते हुए बताता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी और उसके माता पिता को खत्म कर दिया गया था। गुस्से में युवक उस आदमी को कॉलर से पकड़ लेता है और जानना चाहता है कि उसके पास ये जानकारी कैसे है। बूढ़ा आदमी कहता है कि इसके पीछे हमेशा कुछ होता है और सीधे पूछता है कि क्या लड़के ने अपराध किया। हमारा नायक तुरंत इनकार करता है, दृढ़ता से कहता है कि उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया। फिर आदमी निष्कर्ष निकालता है कि यह एक साजिश थी और उसके माता पिता ने उसकी निर्दोषता का सबूत पाया। युवा व्यक्ति को एहसास होता है कि यह समझ में आता है और कहता है कि उसने हमेशा शुरुआत से ही सब कुछ बहुत अजीब पाया। वह दृश्य को याद करता है और सोचता है कि अपराधी कौन हो सकता है और इसके पीछे का कारण क्या है। क्रोध के आंसू बहते हुए वह अन्याय के बारे में सोचते हुए दांत भींच लेता है। एक नए उद्देश्य के साथ वह चिल्लाता है कि वह तब तक नहीं जा सकता जब तक वह अपने माता पिता का बदला नहीं ले लेता। चौकीदार हमारे नायक के नए संकल्प को देखकर संतोषजनक मुस्कान देता है, लेकिन वह चेतावनी देता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में तो जो कुछ नहीं कर पाएगा और गोरिकी उसे खत्म करना चाहता है। युवक जवाब देता है कि यह ठीक है और उसके पास जीवित रहने का एक तरीका है। उसकी हिम्मत से प्रभावित होकर बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे उसका रवैया और उसकी दृढ़ता पसंद आई। फिर वह प्रस्ताव करता है कि अगर तोजो गोरिकी से बच जाता है तो वह उसकी थोड़ी मदद कर सकता है। शरारती नजर के साथ आदमी यह प्रकट करता है कि उसका इरादा उस जेल से भागने का है। इस चौंकाने वाले प्रस्ताव के बाद बूढ़ा कैदी कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है। जाने से पहले वह एक किताब की ओर इशारा करता है और युवा व्यक्ति से कहता है कि जब उसके पास खाली समय हो तो उसे पढ़े। फिर तोजो मेज से किताब उठाता है जैसे ही सफाई कर्मी हॉल में दूर चला जाता है। वह कवर को देखता है और पाता है कि किताब मानव शरीर रचना और उसकी कमजोरियों के बारे में है। फिर नायक पूछता है कि वह कौन है और बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसका नाम सुचिया है। वह युवा व्यक्ति से कहता है कि उसे बस ओल्ड टाइमर कहे और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी एक गार्ड अचानक गुस्से में चेहरे के साथ चिकित्सा कक्ष में प्रवेश करता है। अधिकारी हमारे नायक पर चिल्लाता है, पूछता है कि वह इतनी शांति से किताब पढ़ते हुए क्या कर रहा है। वह शिकायत करता है कि लड़के द्वारा पहले किए गए उपद्रव के कारण वहां की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई है। गार्ड फिर उसे उठने के लिए कहता है और कहता है कि उसे 1 महीने के लिए एकांतवास में भेजा जा रहा है ताकि वह शांत हो सके। वह उसे जोर से कोठरी में फेंकता है और कहता है कि अगर वह इतनी बुरी तरह से जाना चाहता है तो वह वहां अकेले कर सकता है। तोजो को एकांत कारावास के पूर्ण अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, केवल एक छोटी खिड़की से आने वाली रोशनी के साथ। किताब को पकड़े हुए वह सोचता है कि अब उसे अंधेरे के आगे झुकने की कोई इच्छा नहीं है। दृढ़ और नफरत से भरी नजरों के साथ वो खुद से प्रतिज्ञा करता है कि वह अपना बदला लेगा। दृश्य 15 दिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि एक हाथ सेल के दरवाजे के ताले में चाबी डाल रहा है। वही गार्ड दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है कि समय हो गया है, अगर वह अभी भी जीवित है तो बाहर आ जाए। लेकिन अंदर देखते ही अधिकारी पूरी तरह से चौंक जाता है और जो देखता है उससे अवाक रह जाता है। सेल के अंधेरे से तोजो की आकृति उभरती है, अब एक अविश्वसनीय रूप से मांसल शरीर के साथ। उसका शरीर पूरी तरह से परिभाषित और मजबूत है, जो उसके गहन प्रशिक्षण का परिणाम दिखाता है। गार्ड हकलाते हुए पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा था और युवा व्यक्ति कहता है कि कुछ खास नहीं। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह दावा करता है कि वह बस अपने पापों पर विचार कर रहा था। अगला दृश्य हमें जेल के आंगन में ले जाता है जहां कई कैदी काम कर रहे हैं। हमारा नायक नए अंदाज में आंगन में दृढ़ आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ चलता है। गोरकी के एक गुर्गे ने उसे दूर से देखा और उसे फिर से देखकर आश्चर्यचकित लगता है। गुंडा अन्य कैदियों को चिल्लाकर बताता है एक दुष्ट मुस्कान के साथ कि तोजो आंगन में आ गया है। इसके साथ ही कई अपराधी लोहे की छड़ों से लैस होकर हमारे नायक को घेर लेते हैं, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन नायक जरा भी डरा हुआ नहीं लगता और एक खतरनाक और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देता है। फिर गिरोह का नेता गोरिकी प्रकट होता है और कहता है कि वह सिर्फ उसके लिए अस्पताल से जल्दी बाहर आया है। वह अपने चेहरे पर निशान की ओर इशारा करता है और कसम खाता है कि वह उस युवक से 100 गुना बदला लेगा। फिर वह गुंडा अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे हमारे नायक पर पूरी ताकत से हमला करें। कैदी समूह में उस युवक की ओर बढ़ते हैं, अपनी संख्या का लाभ उठाकर उसे गिराने की कोशिश करते हैं। हमारा नायक गंभीर और ध्यान केंद्रित चेहरे के साथ लड़ाई के लिए तैयार होता है। अविश्वसनीय गति से वह
खूंसे से बचते हुए वह अपराधियों को सटीक कोहनी के वार से मारता है। गोरेकी इस दृश्य से हैरान है और अपने गुर्गों पर चिल्लाता है, उन्हें धमकाता है कि अगर वे उसे नहीं हराते तो तोजो गुस्से में दांत पीसता है और प्रभावशाली क्रूरता के साथ लड़ाई जारी रखता है। वह बाकी गिरोह का सामना करने के लिए तैयार होते हुए एक शक्तिशाली युद्ध घोष करता है। युवक जमीन पर जोर से पैर पटकता है और उसे घेरने वाले अन्य गुंडों की ओर बढ़ता है। धुंध की तरह वह दुश्मनों के बीच से गुजरता है और तेज और क्रूर प्रहारों से उनमें से कई को गिरा देता है। जो कुछ वह देखता है उससे क्रोधित होकर गिरोह का नेता लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है और हमारे नायक के पीछे जाता है, लेकिन नायक गोरेकी के मुक्के को रोकता है और इसका उपयोग कई लोहे की छड़ें पकड़ने के लिए करता है। नफरत से भरी नजरों के साथ वह उस क्रूर व्यक्ति को हमेशा के लिए चले जाने के लिए चिल्लाता है। फिर वह बड़े आदमी को उठाता है और पूरी ताकत से उसे लोहे की छड़ों पर फेंक देता है। गोरेकी दर्द से चीख उठता है जब वह जमीन पर लोहे की छड़ों से टकराता है। छत से अन्य गिरोह के सदस्य इस दृश्य को हैरानी से देखते हैं और अपने बॉस को पुकारते हैं। इमारत के ऊपर से हमारा नायक गोरेकी को पूरी ताकत से जेल के आंगन में फेंक देता है। फिर वह छत से कूदता है और उस दानव के ऊपर उतरता है ताकि काम को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जमीन पर लेटे हुए वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने उसे सताया और जिन्होंने उसे फंसाया। नफरत से भरी नजरों के साथ वो खुद से वादा करता है कि वह उन सबको कुचल देगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके गार्ड और अन्य कैदी लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक अधिकारी चिल्लाता है कि तोजो को जो वह कर रहा है उसे रोक दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह उस दुष्ट की जान लेता है तो उसे निश्चित रूप से सबसे बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर युवक रुक जाता है और समझता है कि वह अपना बदला लिए बिना नहीं जा सकता। वह निराशा में दांत भींचता है और अपने दुश्मन को अंतिम प्रहार करने से खुद को रोकता है। गुस्से में चिल्लाते हुए नायक खड़ा हो जाता है जबकि अन्य कैदी उसे डर के साथ देखते हैं। इस घटना के बाद उसकी सजा 20 साल और बढ़ जाती है और जेल में उसकी प्रतिष्ठा बदल जाती है। अस्पताल में वह अपनी चोटों से उभरता है और एनाटॉमी की किताब के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखता है। गार्ड उसे सूचित करता है कि गोरेकी को स्थानांतरित कर दिया गया है और वह हमेशा के लिए व्हीलचेयर में रहेगा। अधिकारी पूछता है कि क्या उसकी चोटें ठीक हो गई हैं और युवा व्यक्ति कहता है कि वह अपनी कोठरी में वापस जा रहा है। तोजो को एहसास होता है कि अब कोई भी पागल आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहता जो अपने अंत से नहीं डरता। फिर वो बिस्तर से उठता है और एक नए खतरे के आभा के साथ गलियारे में चलता है। गलियारे में वह फिर से पुराने चौकीदार से मिलता है जो उसे मुस्कान के साथ देखता है। हमारा नायक कहता है कि वह बच गया और बूढ़े व्यक्ति से उसके भागने में मदद करने का वादा याद दिलाता है। वह आदमी हंसता है और कहता है कि वह मदद करेगा, लेकिन उसे युवा व्यक्ति से उनके लिए एक अवसर बनाने की जरूरत है। फिर हमारा नायक पूछता है कि भागने की योजना के लिए उसे क्या करना होगा। बूढ़ा कैदी एक शरारती मुस्कान के साथ एक योजना का खुलासा करता है। फिर वह तोजो के कान में फुसफुसाता है और कहता है कि उसे जेल में एक बड़ा हंगामा करना होगा। नायक पूछता है कि इसके बाद क्या होगा और क्या वह वास्तव में बूढ़े पर भरोसा कर सकता है। सुचिया बताते हैं कि रसोई में सीवर का ग्रेट लंबे समय से ढीला है। वह कहते हैं कि अगर युवा व्यक्ति हंगामा करता है तो वे सीवर के माध्यम से भागने का मौका ले सकते हैं। वह आदमी लड़के से यह भी कहता है कि अगर वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो खुद जाकर देख ले, लेकिन हमारा नायक कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है और वह वहां से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करेगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह पुराने व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ उस पर छोड़ सकता है। कुछ समय बाद एक गार्ड युवा व्यक्ति को वापस उसकी पुरानी कोठरी में ले जाता है। वहां पहुंचने पर गोरेकी के पूर्व गुर्गे पूरी तरह से हैरान और डरे हुए होते हैं। गार्ड कोठरी को बंद कर देता है और हमारा नायक अन्य कैदियों को डराने वाले नजर से देखता है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ वह किसी को भी चुनौती देता है जो गोरेकी का बदला लेना चाहता है कि वह आगे आए, लेकिन गुंडे घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यह सब एक गलतफहमी थी और वे अपने पुराने बॉस से नफरत करते थे। फिर वे उस युवा व्यक्ति की चापलूसी करने लगते हैं, कहते हैं कि अब वह उनका नया बॉस है। हर कोई सहमत होता है और नायक का नाम नए नेता के रूप में जपने लगता है। इसके साथ ही तोजो पूरी तरह से सेल का नियंत्रण ले लेता है, पूरी तरह से प्रभुत्व के साथ। फिर दृश्य मेस हॉल में बदल जाता है जहां हम अपने नायक को उसका भोजन करते हुए देखते हैं। एक कैदी अपने ट्रे से मांस का एक टुकड़ा निकालकर नए बॉस को पेश करता है। मुस्कुराते हुए गुर्गा भोजन को तोजो की ट्रे में सम्मान के रूप में रखता है। फिर अन्य अपराधी भी शामिल हो जाते हैं और अपने सबसे अच्छे हिस्से का भोजन पेश करने लगते हैं, लेकिन युवा व्यक्ति असहज महसूस करता है और कहता है कि वह एक बार में इतना खाना नहीं खा सकता। दूसरी मेज पर कुछ कैदी टिप्पणी करते हैं कि गोरेकी को उस नए व्यक्ति ने पीटा और वह होगा। एक दाढ़ी वाला व्यक्ति शिकायत करता है कि नया नेता अभी तक उससे मिलने नहीं आया है। उसके एक गुर्गे ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह उस युवा से बात करेगा ताकि उसे उनकी तरफ लाया जा सके। वह चेला यह भी दावा करता है कि नए व्यक्ति की मदद से पूरा ब्लॉक उसके बॉस यूमिसान का हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि किसी का हाथ जोर से लकड़ी की मेज पर मारता है ताकि किसी का ध्यान आकर्षित किया जा सके। बड़े बॉस के एक गुर्गे ने तोजो के पास जाकर पूछा कि क्या वो वही आदमी है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। वह आदमी अपना परिचय देता है और पूछता है कि उसने अभी तक बॉस यूमिसान से मिलने क्यों नहीं गया। हमारा नायक उसे ठंडेपन से घूरता है और पूछता है कि क्या उसे इससे कोई समस्या है। युवक के नए अनुयायियों में से एक डरते हुए फुसफुसाता है, उसे चेतावनी देता है कि यूमिसान एक खतरनाक आदमी है। तोजो फिर मेस हॉल की दूसरी तरफ देखता है और देखता है कि तथाकथित बड़ा बॉस उसे दूर से घूर रहा है। दूरी से यूमिसान के आदमियों में से एक दूसरे से कहता है कि नए आदमी को शिष्टाचार का सबक सिखाओ। इसके साथ ही गुर्गा मेज पर जोर से मारता है और चिल्लाता है कि उस जगह पर कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। लेकिन हमारा नायक समय बर्बाद नहीं करता और उस गुंडे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिसने उसे उकसाया था। बहुत सारा लाल तरल चारों ओर बिखर जाता है जब नायक उसे ठंडे तरीके से घूरता है। बॉस यूमिसान और उसके अन्य गुंडे उस युवा व्यक्ति के रवैये से पूरी तरह से चौंक जाते हैं। तो तोजो के नए अनुयायी भी हिंसा के अप्रत्याशित दृश्य से हैरान रह जाते हैं। आदमी मुक्के के प्रभाव से पीछे की ओर उड़ जाता है और अपने बॉस से मदद के लिए बेताबी से चिल्लाता है। दृश्य से गुस्से में वह क्रूर व्यक्ति खड़ा होता है और मेज पर जोर से मारता है। हमारे नायक को दुष्ट कहता है। दृश्य में गुंडे जमीन पर हैं जबकि तोजो बड़े बॉस का सामना कर रहा है
चुनौतीपूर्ण नजर। यूमी के अनुयायी इस दृश्य से हैरान हैं और पूछते हैं कि क्या यह सच है। इसके साथ ही दाढ़ी वाले बड़े बॉस का चेहरा शुद्ध क्रोध और घृणा के भाव से विकृत हो जाता है। गुंडे के अन्य साथी चुप हो जाते हैं और उनमें से एक तो आश्चर्य में अपना मुंह भी ढक लेता है। जमीन पर पड़े हुए मारा गया आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि वह हमारे नायक को खत्म कर देगा, लेकिन तोजो बस मुड़कर विशाल यूमी के हाथ की ओर बिना किसी डर के देखता है। फिर वह कहता है कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी किसी को इतना घमंडी नहीं देखा जितना इस नए व्यक्ति को। युवा व्यक्ति जवाब देता है कि अब वह एक को अपने सामने देख रहा है। तभी एक गार्ड आता है चिल्लाते हुए और सभी को तुरंत अपने भोजन पर लौटने के लिए कहता है। बड़ा बॉस गुस्से में बड़बड़ाता है और चेतावनी देता है कि हमारा नायक उसे चुनौती देने का बहुत पछताएगा। वह मुड़कर जाने लगता है और अगले दिन के ब्रेक टाइम के लिए हिसाब चुकता करने की तैयारी करता है। हमला किए गए गुर्गे को फर्श पर छोड़ दिया जाता है और वह निराश होकर अपने बॉस को पुकारता है जिसने उसे छोड़ दिया। फिर तोजो के नए सहयोगियों में से एक उसे चेतावनी देता है कि कल वे उन पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, लेकिन नायक उन्हें कायर कहता है और कहता है कि उन्हें बस सभी से एक साथ निपटना है। अन्य कैदी डरे हुए हैं और अपने नए नेता के आत्मविश्वास पर प्रतिक्रिया कैसे करें ये नहीं जानते। फिर हमारे नायक के एक अनुयायी नई दृढ़ता के साथ जमीन पर घुटने टेकता है। वह डरने के लिए बॉस से माफी मांगता है और वफादारी के संकेत के रूप में झुकता है। फिर वह खड़ा होता है और चिल्लाता है कि अगले दिन वे पूरी ताकत से लड़ेंगे। अन्य सभी कैदी जोश में आ जाते हैं और अपनी मुट्ठियां उठाते हैं, जबकि तोजो शांत और गंभीर रहता है। रात के दौरान हमारा नायक उठता है और सोते हुए साथी कैदी से कंबल लेता है। वह अपने हाथों से कपड़े को कसकर मरोड़ने लगता है, जिससे वह एक तरह की रस्सी बन जाती है। उस रात हमारा नायक एक कंबल को मरोड़कर एक अस्थायी हथियार बना लेता है। अगले दिन ब्रेक के समय हम कैदियों को उनके काम करते हुए जेल के आंगन में देखते हैं। दो गार्ड सब कुछ ध्यान से देखते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। तभी एक कैदी पास आता है और एक अधिकारी को कुछ अच्छी गुणवत्ता वाली सिगरेट्स ऑफर करता है। दोनों गार्ड इस ऑफर को स्वीकार करते हैं और धूम्रपान करने के लिए चले जाते हैं। यूमी का हाथ और उसके गुर्गे इस हरकत को देखते हैं और गार्ड्स को आसानी से विचलित होते हुए देखते हैं। इस बीच हमारे नायक का गिरोह छत पर बैठा सही समय का इंतजार कर रहा है। फिर उसके एक अनुयायी ने बॉस को सूचित किया कि दुश्मन आखिरकार बैठक स्थल पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही हमारा नायक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान देता है और लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार लगता है। फिर वह अपने आदमियों की ओर मुड़ता है और उनसे लड़ाई में अपनी दृढ़ता दिखाने के लिए कहता है। दोनों गिरोह एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और आंगन में बड़ी लड़ाई आखिरकार शुरू हो जाती है। हमारे नायक के एक सहयोगी ने यूमी के एक गुर्गे के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। उस आदमी को बुरी तरह से पीटा जाता है और उसके चेहरे पर चोट के कारण लाल तरल से ढक्का होता है। उस युवक का एक और अनुयायी भी लड़ाई में शामिल होता है और एक अन्य दुश्मन पर विनाशकारी प्रहार करता है। प्रतिद्वंद्वियों में से एक पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि गार्ड अभी भी दूर हैं और मदद नहीं करेंगे। अंततः एक गार्ड लड़ाई को देखता है और गुस्से में शिकायत करता है कि फिर से एक और झगड़ा शुरू हो गया है। लड़ाई जारी रहती है और नायक की गैंग पूरी तरह से यूमी के हाथ के गुर्गों पर हावी हो जाती है। रक्षक दौड़ने लगते हैं और अपनी सीटी बजाते हैं, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जो हाथ से निकल गई है। तभी हमारा नायक अपनी पूरी ताकत से एक उड़ती हुई किक मारता है, सीधे बड़े बॉस यूमी के हाथ की पीठ पर। वह दरिंदा दर्द से दांत भींचता है और युवा व्यक्ति के अचानक और शक्तिशाली हमले से हैरान हो जाता है। अराजकता के बीच एक गार्ड अपनी लाठी का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन एक कैदी उसे रोक देता है। अधिकारी चिल्लाता है कि यह नियमों का उल्लंघन है और जल्दी से सुरक्षा टीम को बुलाने का आदेश देता है। जैसे ही व्यापक अराजकता जारी रहती है, यार्ड का फर्श लाल तरल से ढक जाता है। तभी तोजो के अनुयायियों में से एक चिंतित चेहरे के साथ इधर उधर देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि लड़ाई के बीच में बॉस गायब हो गया है और वह सोचता है कि वह कहाँ गया। इस बीच हमारा नायक इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर चुपचाप एक इमारत में घुस जाता है। अंदर बुजुर्ग उसे अच्छे काम के लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब वे आखिरकार भाग सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ बुजुर्ग व्यक्ति हमारे नायक से कहते हैं कि बिना और समय बर्बाद किए उनका पीछा करें। फिर दोनों तेजी से एक गलियारे से होकर योजनाबद्ध भागने के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। वे रसोई में पहुंचते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति उस सीवर ग्रेट के ठीक सामने रुक जाता है जिसका उसने जिक्र किया था। बिना ज्यादा कठिनाई के बुजुर्ग व्यक्ति भारी धातु की ग्रेट उठाता है जिससे मार्ग दिखाई देता है। फिर वह संतोषजनक मुस्कान के साथ युवा व्यक्ति की ओर मुड़ता है कि उसकी योजना काम कर रही है। हमारा नायक गंभीर और दृढ़ संकल्पित चेहरे के साथ मार्ग को देखता है। बुजुर्ग व्यक्ति एक उपकरण का उपयोग करके ग्रेट को ढीला करने का काम पूरा करता है, जबकि तोजो संकेत का इंतजार करता है। अंधेरे और गंदे सीवर का प्रवेश द्वार खुलता है जो उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित आजादी का रास्ता दिखाता है। उनमें से एक गंदे पानी में कदम रखता है और सीवर के अंधेरे में यात्रा शुरू करता है। बुजुर्ग व्यक्ति चेतावनी देता है कि गंध भयानक है, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए सहन करना होगा। हमारा नायक उस जगह की असहनीय दुर्गंध को सहन करने के लिए अपनी नाक ढक लेता है। वे अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कई चूहे उनके पास से दौड़ते हैं। सीवर चूहों से पूरी तरह भरा हुआ है, जिससे एक घिनौना दृश्य बनता है। फिर बूढ़ा व्यक्ति घोषणा करता है कि वे आखिरकार सुरंग के अंत में अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। वे एक बड़े धातु की जाली के पास पहुंचते हैं जो सीवर से अंतिम निकास प्रतीत होती है। हमारा नायक फिर पूछता है कि अब वे वहां से बाहर निकलने के लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसने पहले से ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। वो बताता है कि वह पहले भी कुछ बार वहां आ चुका है और उसने लोहे की एक छड़ को ढीला कर दिया है। इसके साथ ही बूढ़ा व्यक्ति युवा आदमी से कहता है कि रास्ता खोलने के लिए बार को जोर से धकेले। तो जो ग्रेट के पास जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद धातु की बार को हटा देता है। रास्ता खुल जाता है और वे आखिरकार सीवर से बाहर निकलकर आजादी पा सकते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही हमारे नायक को अपने साथी के अप्रत्याशित हमले से आश्चर्य होता है। बूढ़ा व्यक्ति एक तेज वस्तु को युवा आदमी के सीने में घोंप देता है और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान होती है। वह कहता है कि नायक का मिशन
और वहीं समाप्त होता है और वह उसकी इच्छा पूरी करेगा कि वह चला जाए प्रहार से तो जो पीछे की ओर लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर जाता है, अत्यधिक दर्द महसूस करता है। फिर वह आदमी मुड़ता है और चलने लगता है युवा व्यक्ति को पीछे छोड़ते हुए, लेकिन हमारा नायक बूढ़े व्यक्ति का पैर पकड़ने में सफल हो जाता है इससे पहले कि वह भाग सके। गद्दार ये देखकर चौंक जाता है कि युवा व्यक्ति अभी भी जीवित है और आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। फिर तोजो कहता है कि उसे अजीब लगा कि एक अजनबी उसकी इस तरह मदद करेगा। वह बताता है कि एहतियात के तौर पर उसने खुद को बचाने के लिए अपने शरीर पर कई चीजें छुपा रखी थीं। इसके साथ ही वह दिखाता है कि वस्तु केवल उस किताब को भेद पाई जो उसने अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। बुजुर्ग व्यक्ति युवा की चतुराई की प्रशंसा करता है, जबकि तोजो कहता है कि वह अब किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसे याद दिलाता है कि वही उसे लड़ना सिखाया था और उसे चुनौती देता है कि वह उसका सामना करे। बिना समय गंवाए तोजो गद्दार पर झपटता है और उसे एक शक्तिशाली मुक्का मारता है। बुजुर्ग व्यक्ति ब्लेड को मजबूती से पकड़ता है और गंभीर लड़ाई के लिए तैयार लगता है। फिर वह कहता है कि जीतने का केवल एक मौका है और अगर वह हारता है तो युवा व्यक्ति की नौसेना को दोष देता है। लेकिन हमारा नायक इस ताने से विचलित नहीं होता और दृढ़ता से चुनौती का सामना करता है। एक तेज चाल के साथ वह दुश्मन के ऊपर मुड़ा हुआ गीला कंबल फेंकता है और इस ध्यान भंग का फायदा उठाते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। बूढ़ा व्यक्ति दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और हताशा में अपने चेहरे को हाथों से ढक लेता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह चूना है और पूछता है कि युवा व्यक्ति ने यह सब कब तैयार किया। तो जो खुलासा करता है कि उसे ब्लेड और एसिड के बारे में पता था एक आदमी की वजह से जिसने योजना की जानकारी दी थी। यहाँ तक कि अंधा होने के बावजूद गद्दार गुस्से में उठता है और कसम खाता है कि वह नायक को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन हमारा नायक जहर की एक शीशी दिखाता है और पूछता है कि क्या वह इसे ढूंढ रहा है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युवा व्यक्ति ने एसिड की शीशी को पानी की शीशी से बदल दिया था बिना बुजुर्ग के देखे। बूढ़े आदमी का चेहरा इस खुलासे पर हैरानी और शुद्ध गुस्से के मिश्रण में बदल जाता है। गुस्से में बूढ़ा आदमी ब्लेड से हमला करता है, लेकिन युवा व्यक्ति आसानी से वारों को चकमा दे देता है। हमारा नायक फिर दुश्मन की ठुड्डी पर एक और सटीक मुक्का मारकर पलटवार करता है और अंत में वो एक शक्तिशाली किक मारता है जो गद्दार को दूर उड़ा देती है। गिरा हुआ और पराजित बूढ़ा व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसने युवा व्यक्ति को कम आंकने में वास्तव में नासमझी की। तो जो फिर ब्लेड उठाता है और कहता है कि वह उसके साथ वही गलती फिर से नहीं करेगा। बूढ़ा व्यक्ति अफसोस करता है कि हमारे नायक जैसे किसी के द्वारा पराजित होना शर्म की बात है। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा नायक गद्दार को अंतिम प्रहार करता है, सब कुछ एक बार में समाप्त कर देता है। सुनिश्चित करने के लिए हमारा नायक एसिड की शीशी लेता है और उसे बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर डाल देता है। फिर वह गद्दार को धन्यवाद देता है कि जो कुछ भी हुआ उसने उसे एक कदम मजबूत बना दिया। अंततः मुक्त होकर वह शहर के क्षितिज के साथ एक कच्ची सड़क पर चलता है। युवा व्यक्ति अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। पहली बार स्वतंत्रता की खुशबू महसूस करता है। फिर वह कुछ अस्थायी पट्टियों से मांस के टुकड़े अपनी पीठ पर बांधता है। फिर वह उस अस्थायी पैकेज को पानी में फेंकता है ताकि वह चारा और ध्यान भटकाने का काम करे। स्वतंत्र और एक नए उद्देश्य के साथ वह खुद से कहता है कि अब उसके बदले का समय आ गया है। फिर दृश्य एक डाइनर में बदल जाता है जहां कुछ जेल के गार्ड खाना खा रहे हैं। जगह का मालिक टिप्पणी करता है कि वे उस भगोड़े की तलाश कर रहे हैं जिसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। एक गार्ड पुष्टि करता है और कहता है कि उसे लगा कि 2 कैदी भागे थे, सिर्फ एक नहीं। मालिक फिर समझाता है कि जवान आदमी मृत पाया गया था जबकि बूढ़ा आदमी गायब हो गया। एक मुस्कान के साथ एक अधिकारी कहता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे निपटा जा सके। फिर वह एक कैदी की वर्दी से पहचान टैग फाड़ देता है। गार्ड की कल्पना में वह दृश्य देखता है जिसमें तोजो बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर एसिड डाल रहा है। डाइनर का मालिक टिप्पणी करता है कि युवा व्यक्ति की विदाई किसी भी तरह से काफी दुखद थी, लेकिन अधिकारी कहता है कि वह इसके लायक था क्योंकि उसे भयानक और अक्षम्य अपराधों के लिए कैद किया गया था। फिर एक और गार्ड खुलासा करता है कि उस युवक के माता पिता ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुरा ली। अधिकारी इस खुलासे से हैरान हो जाता है और पूरी कहानी के तार जोड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि माता पिता को इसलिए खत्म कर दिया गया ताकि सच्चाई कभी सामने ना आ सके। उसी समय उसी डाइनर में एक टोपी पहने आदमी खड़ा होता है, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो। गार्ड्स में से एक टोपी वाले आदमी को पुकारता है और वह युवक धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है। अधिकारी उसे पहचानता नहीं है और उसे गंभीर और थोड़ी संदेहास्पद अभिव्यक्ति के साथ घूरता है। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि शहर में एक खतरनाक भगोड़ा घूम रहा है, इसलिए ज्यादा इधर उधर न भटके। हमारे नायक शांत भाव से कहते हैं कि वह जेल गार्ड की चेतावनी समझते हैं। कहीं और हम एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को सड़क पर शांतिपूर्वक सीटी बजाते हुए चलते हुए देखते हैं। हमारा छद्मवेशी नायक उसे दूर से देखता है और बिना ध्यान आकर्षित किए उसका पीछा करने लगता है। आदमी अपनी चाल जारी रखता है और सोचता है कि जब वो घर पहुंचेगा तो क्या खाएगा, लेकिन अचानक उसे पीछे से आश्चर्य होता है और एक ब्लेड उसकी गर्दन पर दबा दिया जाता है। युवा आदमी घबरा जाता है और कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक पार्ट टाइम कर्मचारी है। हमारा नायक उसे चुप रहने और ईमानदारी से उसके सवालों का जवाब देने के लिए कहता है। फिर वह पूछता है कि उसे गाकू तोजो को फंसाने के लिए किसने कहा था और आदमी चौंक जाता है। युवक पूछता है कि तुम भी से उसका क्या मतलब था और वह आदमी स्पष्ट रूप से घबरा जाता है। वह चिल्लाता है कि हमारे हीरो को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देता है। कहता है कि तुरंत चले जाओ। तोजो को अपने दोस्त यूजी की याद आती है और सोचता है कि क्या वह भी उसकी वजह से चोटिल हुआ था। बिना सोचे समझे वह पूरी ताकत से आदमी की टांग में चाकू घोंप देता है। जैसे ही युवक दर्द से चिल्लाता है, हमारा नायक अपनी टोपी उतारता है और पूछता है कि यूजी के साथ ये किसने किया। आदमी अपने हमलावर को पहचान कर डर जाता है और पूछता है कि क्या वह तोजो है। हमारा नायक सवाल को नजरअंदाज करता है और जानना चाहता है कि उसे अदालत में झूठी गवाही देने के लिए किसने मजबूर किया, लेकिन युवा व्यक्ति बात करने से इनकार करता है और कहता है कि मास्टरमाइंड ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह हरा सके। आदमी की जिद से नाराज होकर हमारा नायक उस पर मुक्कों की बौछार कर देता है। गले पर चाकू रखकर तोजो उस पर दबाव डालता है और सहयोग करने का आखिरी मौका देता है। डरे हुए युवक कहता है कि उसे नहीं पता कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन यह खुलासा करता है कि राया मानो ने उसे पैसे दिए। हमारे नायक को इस नाम से आश्चर्य होता है और सोचता है कि यह राया मानो कौन हो सकता है।
वो उसे याद करता है और समझता है कि चूंकि वह मियो की सबसे अच्छी दोस्त है, उसे पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। गुस्से और नफरत से भरा, वो जानना चाहता है कि यह लड़की कहाँ मिल सकती है। आदमी अपनी जान की भीख मांगता है और बताता है कि वह ग्रैंडिया नाइट क्लब में होस्टेस के रूप में काम करती है। युवा कहता है कि उसने सब कुछ बता दिया है और उसे छोड़ देने की विनती करता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए धमकाया गया था। वह अपनी जान की भीख मांगता रहता है और वादा करता है कि अगर हमारा नायक उसे जाने दे तो वह सहयोग करेगा। लेकिन हमारा नायक नहीं सुनता और आदमी का मुंह बंद कर देता है ताकि वह चिल्ला ना सके। ठंडे नजर से वह युवा व्यक्ति से कहता है कि चिंता न करे क्योंकि वह उसे अभी खत्म नहीं करेगा। फिर हमारा नायक उसे पास के कुएं में जोर से लात मारता है। ऊपर से वह चेतावनी देता है कि अगर उसे कुछ होता है तो वह आदमी वहीं भूखा रहेगा। चेतावनी देने के बाद वह मुड़ता है और चला जाता है। युवा व्यक्ति को कुएं के अंधेरे में फंसा छोड़ देता है। कुएं के तल पर वह आदमी अपनी क्रूर और अनिश्चित किस्मत से पूरी तरह डरा हुआ है। फिर हमारा नायक उस जगह को छोड़ देता है और अपनी बदला लेने की यात्रा जारी रखता है। वह छिपकर दूर से देखता है कि पट्टियों में लिपटा एक आदमी अलाव के पास बैठा है। वह आदमी अफसोस करता है कि कोई गुजर गया है और कहता है कि वह उस पर बदला भी नहीं ले सका जिसने यह किया। दृढ़ नजर से हमारा नायक उस आदमी को अपने पुराने दोस्त यूजी के रूप में पहचानता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यूजी एक सख्त आदमी था जो हमेशा कमजोरों के लिए खड़ा होता था। फिर वह युवा तोजो को सांत्वना देता है और वादा करता है कि अब कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। फिर यूजी गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है और कसम खाता है कि वह अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करने के लिए सच्चाई का पता लगाएगा। चिल्लाने के बाद वह थकावट से वहीं जलती हुई अलाव के पास बेहोश हो जाता है। हमारा नायक सोचता है कि वह अपने दोस्त को और नहीं शामिल कर सकता और अकेले ही इस कर्ज को चुकाने की कसम खाता है। इसके साथ ही वह ग्रैंडिया नाइट क्लब जाता है ताकि आखिरकार इस रे अमानो को ढूंढ सके। वहां वह देखता है कि एक बलवान आदमी एक लड़की के साथ जा रहा है जो अमानो लगती है। युवती उस आदमी को अलविदा कहती है और रात के लिए धन्यवाद देती है, अगली बार का वादा करती है। फिर वह अपनी घड़ी देखती है और खुद से कहती है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। तो हमारा नायक उसे सावधानी से अंधेरी शहर की गलियों में पीछा करने लगता है। फिर वह एक चाकू निकालता है और उससे जवाब पाने के लिए उसके पास जाने की तैयारी करता है। लेकिन उसके बैग से आवाज आती है और वह चौंक जाता है। सोचता है कि उसे पता चल गया है। लड़की फोन उठाती है और कहती है कि वह काम से निकल चुकी है और हमेशा की जगह जा रही है। हमारा नायक यह पता लगाने के लिए उसका करीब से पीछा करता है कि यह मिलने की जगह कहाँ है। फिर वह नेट पैराडाइज नामक स्थान में प्रवेश करती है और युवक दूर से सब कुछ देखता है। उसे लगता है कि यह स्थान हारुतो कागामी नामक अपराधी का है और वह उससे मिलने जा रही है। नायक एक कैन को कुचलता है और महसूस करता है कि यह कागामी जल्द ही आएगा और यह उसका एकमात्र मौका है। फिर वह अंदर जाता है और लड़की उसे किसी और के लिए समझ लेती है और देरी की शिकायत करती है। लेकिन जब वह मुड़ती है तो डर जाती है और पूछती है कि वह कौन है और अंदर कैसे आया। शांतिपूर्वक हमारा नायक एक सोडा कैन उठाता है और कहता है कि वह सिर्फ एक ड्रिंक देने आया है। लड़की बिना कुछ संदेह किए कैन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन एक तेज चाल में वह मौका पाकर उसकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ लेता है। इसके साथ ही वह उसे स्थिर कर देता है और उसकी गर्दन पर ब्लेड रख देता है। उसे चेतावनी देता है कि कोई आवाज न करे। ठंडे नजर से नायक फिर पूछता है कि क्या वह उसे पहचान सकती है। वह पूरी तरह से हैरान है और तोजो का नाम बुदबुदाती है, सोचती है कि वह कैसे जीवित है। फिर वह पूछता है कि उसने उसे फंसाया क्यों, लेकिन लड़की इसे नकारती है और पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि यह उसी ने किया। वह समझाती है कि यह साजिश बहुत पैसे की थी और अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वह यहाँ नहीं होती। हमारा हीरो फिर गंभीरता से पूछता है कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। अमानो उसे चेतावनी देती है कि उसके लिए बेहतर है कि वह न जाने क्योंकि वह आदमी अछूत है और उसे भाग जाने के लिए कहती है। लेकिन नायक ब्लेड को और जोर से दबाता है जिससे उसकी गर्दन पर एक छोटा सा कट लग जाता है। पागल नजर से वह उसे कुछ बुरा होने से पहले बात करने का एक आखिरी मौका देता है। डरी हुई वह अंततः खुलासा करती है कि मास्टरमाइंड कोकी योशिदा था, जिससे हमारा नायक हैरान रह जाता है। एक सफेद बालों वाले आदमी की छवि उसके दिमाग में आती है और वह सोचता है कि यह वही क्यों होगा। लड़की फिर जगह के अंदर इशारा करती है और बताती है कि वह व्यक्ति जिसका वह इंतजार कर रहा है अंदर है। हमातो कहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है जो वह जानती है और उससे विनती करती है कि वह और गहराई में न जाए और बस छोड़ दे। लेकिन युवक कहता है कि उसके माता पिता अब नहीं है और अब उसके पास जीने का एक कारण है। फिर वह उसे जाने देता है और शांति से कहता है कि वे कभी एक साथ ड्रिंक ले सकते हैं। लड़की मुड़ती है और कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखते हुए प्रस्ताव से सहमत लगती है। लेकिन हमारा नायक कहता है कि उसके लिए केवल बदला ही बचा है और उससे कहता है कि वह चुने कि वह उसके साथ है या उसके खिलाफ। फिर वह उसे कागज देती है और वादा करती है कि बाद में सब कुछ समझाएगी। उसे जल्दी जाने के लिए कहती है। तो जो कागज लेता है और देखता है कि उस पर एक फोन नंबर जैसा कुछ लिखा है। वह अगले दिन कॉल करने के लिए सहमत होता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर उसने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वह कोई दया नहीं करेगा। तभी तथाकथित कोकी योशिदा अपने गुर्गों के साथ गलियारे में दिखाई देते हैं और हमारे नायक की ओर बढ़ते हैं। समूह पास आता है और नायक गुलाबी सूट वाले व्यक्ति का गंभीर और ध्यान केंद्रित नजर से सामना करता है। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद बहती है क्योंकि वह अनिवार्य मुठभेड़ के लिए तैयार होता है। फिर दोनों गलियारे के बीच में आमने सामने खड़े होते हैं, एक शुद्ध तनाव के क्षण में। योशिदा उसे एक पल के लिए घूरता है और सोचता है कि उसने यह चेहरा पहले कहीं देखा है। फिर वह पूछता है कि उस युवक की गर्दन को क्या हुआ और वह कोई बहाना बना देता है। बाद में अपने बिस्तर पर लेटे हुए हमारा नायक उस भाग्यशाली रात की घटनाओं को याद करता है। एक फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि उसने योशिदा को मियो के साथ कराओ के बार में बात करते और पीते हुए देखा था। उसे यह भी याद आता है कि उसने अमानो और मियो को एक साथ गाते हुए देखा था जबकि वह दूर से सब कुछ देख रहा था। खुद को मेज पर नशे में धुत पड़ा हुआ देखना भी उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से आता है। फिर उसे याद आता है कि उसने योशिदा और मियो को हाथ में हाथ डालकर जाते हुए देखा था जबकि वह नशे में था। उसकी आंखों में आंसू है। वह सोचता है कि उस दुष्ट ने उससे सब कुछ इस तरह क्यों छीन लिया। नफरत से भरी मुट्ठी के साथ युवा व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से योशिदा का नाम चिल्लाता है। अगले दिन हम अपने नायक को एक महत्वपूर्ण कॉल करने के लिए पेफोन का उपयोग करते हुए देखते हैं। फिर वह उसी शाम नदी के पास पार्क में अमानो के साथ एक मुलाकात तय करता है। लाइन के दूसरी तरफ लड़की मुलाकात के लिए सहमत होती है और स्थिति को समझती हुई लगती है।
दूसरी जगह हम अमानो को एक आदमी के साथ गाते हुए देखते हैं जो दिखावा बनाए रखने के लिए बैसाखी पर है। उस रात लड़की मिलने की जगह पर आती है और हमारे नायक का अकेले इंतजार करती है। फिर हमारा नायक उसके पीछे गंभीर और दृढ़ चेहरे के साथ प्रकट होता है। बिना घुमाए फिराए वह सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि उसके माता पिता का निधन कैसे हुआ। लड़की फिर बताती है कि उसके माता पिता को मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी और वे एक नया मुकदमा शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन योशिदा को सच के बाहर आने का डर था और उसने एक दुर्घटना का नाटक किया ताकि दोनों को एक साथ खत्म किया जा सके। उसके निर्जीव माता पिता की छवि नायक के मन में आती है, उसे दर्द और घृणा से भर देती है। आंखों में आंसू लिए युवती युवक की ओर मुड़ती है और उससे हुई हर चीज के लिए माफी मांगती है। गुस्से में वह उसे धक्का देता है और चिल्लाता है कि उससे माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। वह कहती है कि उसे माफी की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह पश्चाताप के रूप में पूरी सच्चाई बताना चाहती है। फिर वह उसे पकड़ता है और पूछता है कि रिपोर्ट में क्या था और मियो की वास्तव में कैसे मृत्यु हुई। अमानो बताती है कि रिपोर्ट में 3 अलग अलग पुरुषों के तरल पदार्थ दिखाए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसका नहीं था। हमारा नायक इस खुलासे से पूरी तरह से स्तब्ध है और जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह आगे कहती है कि योशिदा और उसके दोस्तों ने पैसे की पेशकश की और मियो स्वेच्छा से गई। एक फ्लैशबैक में हम खलनायक को लड़की को काट देते हुए देखते हैं जबकि अन्य पुरुष देखते हैं। फिर मियो शरारती नजर से पूछती है कि उन्होंने रात के लिए किस तरह की मस्ती सोची थी। अमानो कहती है कि उन्होंने उसे पदार्थों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और उच्च मात्रा में वह सहन नहीं कर सकी और गुजर गई। दृश्य में मियो को एक पार्टी में दिखाया गया है जबकि एक लड़का उसे और पदार्थों का उपयोग करने के लिए पेश करता है। फिर एक आदमी पार्टी के बीच में उसकी इच्छा के खिलाफ उसे सफेद पाउडर का सेवन करने के लिए मजबूर करता है। फिर उनमें से एक उसे एक कमरे में ले जाता है और जब वह पूरी तरह से असहाय होती है तो उसे परेशान करता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि वह हिल नहीं रही है और अप्रत्याशित स्थिति पर घबरा जाते हैं। तो जो तबाह हो जाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि वह लड़की जिसे वह प्यार करता था ऐसी थी। गुस्से में वह उसे कसकर पकड़ता है और पूछता है कि उन्होंने सभी लोगों में से उसे फंसाने का फैसला क्यों किया। वह समझाती है कि उन्हें एक दोषी की जरूरत थी और उन्होंने कबूलनामे की कहानी का उपयोग करके यह धोखा रचा। एक गंभीर नजर के साथ हमारा नायक पूछता है कि क्या उसने जो कुछ भी बताया वह सच है। अमानो खुलासा करती है कि योशिदा ने भी उसकी जान को खतरा दिया था, इसलिए वह भी उससे बहुत नफरत करती है। नफरत से भरी मुट्ठियां बांधकर युवा व्यक्ति खुद से वादा करता है कि वह खलनायक को किसी भी कीमत पर कुचल देगा, लेकिन युवती उसे चेतावनी देती है कि घटना के बाद योशिदा के पिता ने उसके लिए 8 बॉडीगार्ड रखे हैं। वह समझाती है कि वे सभी पेशेवर हैं और वह कभी पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उसे भाग जाना चाहिए। लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे यकीन है कि उसके माता पिता चाहेंगे कि वह जिए। हमारा नायक कहता है कि वह सच बताने के लिए उसे जीवित रहने देगा, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह हस्तक्षेप न करे। फिर वह उससे कहता है कि उसके साथ चले और दोनों पार्क के फुटब्रिज पर साथ चलते हैं। युवा व्यक्ति समझाता है कि एहतियात के तौर पर वह उसे तब तक नहीं जाने दे सकता जब तक सब कुछ पूरी तरह से हल नहीं हो जाता। फिर वह उससे उसका मोबाइल फोन देने के लिए कहता है और युवती बिना सवाल किए उसका आदेश मान लेती है, लेकिन अचानक नायक उसे पीछे से गर्दन पर एक सटीक प्रहार करता है। फिर वह उसे कुएं में फेंक देता है और वह कहती है कि वह इसके लायक है, लेकिन उससे विनती करती है कि वह इस तरह से न मरे। ठंडी नजर से युवक चेतावनी देता है कि अगर वह चला गया तो वह वहां दूसरे आदमी के साथ भूखी रह सकती है। कुएं के नीचे अमानो दूसरे कैदी को देखती है और सोचती है कि यह उसकी योग्य सजा है। फिर दृश्य हमें एक नाइट क्लब में ले जाता है जहां हम योशिदा को एक लड़की के साथ मजे करते हुए देखते हैं। भीड़ में छिपा हुआ हमारा नायक दूर से खलनायक को शुद्ध प्रतिशोध की नजर से देखता है। वह देखता है कि योशिदा मंच पर सुरक्षा गार्डों से घिरा हुआ है और समझता है कि उसके पास पहुंचना मुश्किल होगा। तभी खलनायक का साथी पास आता है और उसे एक साथ वॉशरूम चलने के लिए आमंत्रित करता है। योशिदा प्रस्ताव पर मुस्कुराता है और टिप्पणी करता है कि वह सबके सामने ऐसा सुझाव देने के लिए बहुत साहसी है। वह अपने सुरक्षा गार्डों से इंतजार करने के लिए कहता है और उस युवती के साथ चला जाता है जबकि हमारा नायक सब कुछ देखता है। हमारा नायक समझता है कि यह उसका एकमात्र मौका है और अब सब कुछ दांव पर लगाने लायक है, लेकिन जब वह पीछा करने की कोशिश करता है तो एक सुरक्षा गार्ड उसे रोकता है और तुरंत रुकने के लिए कहता है। फिर वह युवक उसे ठंडे स्वर में घूरता है और पूछता है कि क्या वह शांति से शौचालय भी नहीं जा सकता। गार्ड उस पर संदेह भरी नजर से घूरता रहता है, स्थिति का आकलन करने की कोशिश करता है। कुछ क्षणों के तनाव के बाद सुरक्षा गार्ड अंततः मान जाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। पहले से ही शौचालय में हमारा नायक अंदर के एक स्टॉल से कुछ संदिग्ध आवाजें सुनता है। वह दरवाजे के पास जाता है और अंदर मौजूद व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए खटखटाता है। अंदर से खलनायक उस पर चिल्लाता है कि उन्हें परेशान न करें और हमारा नायक हमला करने की तैयारी करता है। एक शक्तिशाली किक के साथ वह दरवाजे को नीचे से तोड़ देता है और प्रभाव से योशिदा को सीधा मारता है। विलेन के साथ जो लड़की थी वह फर्श पर है, अचानक घुसपैठ से पूरी तरह डरी हुई। गुस्से में योशिदा उठता है और चिल्लाता है, पूछता है कि वह कौन है और क्या वह चाहता है कि वह चला जाए। बिना समय गंवाए हमारा नायक हाथ में ब्लेड लेकर अपने दुश्मन की ओर झपटता है। विलेन की साथी डर के मारे चीखती है जब तोजो उसकी गर्दन काटने में सफल होता है। योशिदा अपने गले को दर्द में पकड़ता है और चिल्लाता है, पूछता है कि वह युवक वहां क्या कर रहा है। हमारा हीरो फिर अपनी पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर वह खलनायक को पकड़ता है और ब्लेड को मजबूती से उसके गले पर दबाता है। पूरी तरह से डरा हुआ योशिदा अंततः अपने हमलावर को पहचानता है और धीरे से तोजो का नाम लेता है। तो तभी गार्ड्स आ जाते हैं और खलनायक चिल्लाता है कि वे हमारे नायक को जितनी जल्दी हो सके पकड़ लें, लेकिन भागने के लिए युवक पूरी ताकत से टॉयलेट को लात मारता है जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वह टूटे हुए टॉयलेट का सहारा लेकर स्टॉल की दीवार पर कूद कर भाग जाता है। युवक स्टॉल के ऊपर कूदने में सफल हो जाता है और सुरक्षा गार्ड उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाथरूम की खिड़की पर खुद को फेंकता है और टकराकर उसे तोड़ देता है ताकि भाग सके। भागने से नाराज खलनायक हमारे नायक को पकड़ने वाले को 2 मिलियन देने की पेशकश करता है। पैसे दांव पर लगे होने के कारण सुरक्षा गार्ड बिना सोचे समझे खिड़की से भागते हुए व्यक्ति के पीछे कूद जाते हैं। गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं और नायक अंधेरे में बेतहाशा दौड़ता है।
शहर की सड़कों पर गुंडे उसे रुकने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन युवा आदमी बिना पीछे देखे दौड़ता रहता है। कुछ देर बाद गुंडे उसे देखना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि वह कहां जा सकता है। लेकिन हमारा नायक पूरे समय पास के कचरे के थैलों के ढेर में छिपा हुआ था। वो सोचता है कि यह बहुत करीब था, लेकिन अब उसकी पहचान उजागर हो गई है और उसके पास समय नहीं है। लेकिन हाथ में तलवार के साथ उसे विश्वास है कि अभी भी बदला लेने का मौका है। फिर दृश्य हमें एक लग्जरी होटल के सामने ले जाता है, जहां एक काली कार खड़ी है। अंदर योशिदा अपने आदमियों से पूछता है कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि हमलावर वास्तव में तोजो था। गुस्से में खलनायक उन्हें कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर पकड़ो, क्योंकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से खत्म करना चाहता है। इस बीच दृश्य हमें वापस उस कुएं में ले जाता है जहां 2 कैदी फंसे हुए हैं। अंदर अमानो और दूसरा युवक कमजोर हैं और शिकायत करते हैं कि वे प्यास से मर रहे हैं। लेकिन अचानक एक रस्सी कुएं में फेंकी जाती है, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं। वे ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि यह हमारा नायक है जो उनके लिए वापस आया है। उसकी वापसी से हैरान लड़की पूछती है कि क्या उसने योशिदा को खत्म कर दिया। निराशा भरे चेहरे के साथ हमारा नायक बस जवाब देता है कि उसने अंत में सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तभी दूसरा युवक जमीन पर रेंगता है और पानी के लिए बेताबी से भीख मांगता है। इसके साथ ही हमारा नायक कुएं में उनके लिए कुछ पानी की बोतलें और खाना फेंकता है। आदमी एक बोतल पकड़ता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को बेताबी से पीता है। हमारा नायक ऊपर से उन्हें देखता है, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित होता है। अमानो का मोबाइल फोन बजने लगता है और उसकी हैरानी के लिए स्क्रीन पर कोकी योशिदा का नाम दिखाई देता है। फिर वह दोनों कैदियों को चुप रहने का इशारा करता है और उन्हें कोई आवाज न करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ खलनायक गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि लड़की आखिर कहाँ थी। बिना कुछ कहे हमारा हीरो कॉल का जवाब देता है और अपने दुश्मन की प्रतिक्रिया का इंतजार करता है। फिर योशिदा को एहसास होता है कि अमानो तोजो के साथ है और युवा व्यक्ति बिना हिचकिचाहट के इस संदेह की पुष्टि करता है। खलनायक पूछता है कि वे कहाँ हैं, लेकिन नायक उसे चेतावनी देता है कि उनकी अगली मुलाकात उसका अंत होगी। लेकिन योशिदा खुलासा करता है कि उसका दोस्त यूजी उसके साथ है और उसे आने के लिए आमंत्रित करता है। गुस्से में हमारा हीरो चिल्लाता है कि यह उनके बीच की बात है और खलनायक से अपने दोस्त को तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। दुश्मन फिर पूछता है कि क्या युवा व्यक्ति चुपचाप आ जाएगा अगर वह उसके दोस्त को छोड़ने का फैसला करता है। तो जो एक प्रति प्रस्ताव करता है और यूजी की आजादी के बदले 2 कैदियों की अदला बदली की पेशकश करता है। लेकिन खलनायक हंसता है और कहता है कि उसे उन दोनों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। हमारा नायक एक पल के लिए चुप हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी सौदेबाजी काम नहीं आई। फिर वह झूठ बोलता है और कहता है कि रिपोर्ट की एक प्रति बच गई है और खलनायक के अपराध को साबित कर सकती है। लेकिन योशिदा उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि अगर यह सच होता तो वह इसे बहुत पहले रिपोर्ट कर चुका होता। बातचीत से परेशान होकर खलनायक अपना धैर्य खो देता है और पूछता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। फिर युवक चिल्लाता है कि वह सिर्फ अपना नाम साफ करना चाहता है, क्योंकि वह अभी गायब नहीं होना चाहता। वह सोचता है कि वह दुश्मन को अपने हाथों से खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। फिर योशिदा एक सौदा प्रस्तावित करता है और रिपोर्ट की प्रति लाने पर पैसे और सुरक्षा की पेशकश करता है। हमारा नायक फोन पर पूरे प्रस्ताव को गंभीर और ध्यान केंद्रित भाव के साथ सुनता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह सौदा स्वीकार करता है और खलनायक से बैठक का स्थान भेजने के लिए कहता है। फिर नायक कॉल काट देता है, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ बातचीत समाप्त करता है। 2 कैदी घबरा जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या का जाल है, लेकिन तो जो ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे पहले से ही पता है और दुर्भाग्यवश कोई और रास्ता नहीं है। फिर वह मोबाइल फोन को जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि हो सकता है वह वापस न आए और वे जो चाहें कर सकते हैं। हताश होकर अमानो उसे पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि उसका अंत होने वाला है, क्योंकि उसके पास रिपोर्ट की प्रति भी नहीं है। युवा व्यक्ति कहता है कि वह अब और यूजी को इसमें नहीं खींच सकता और यह उसका आखिरी मौका है। कुछ समय बाद हम अपने नायक को एक कपड़ों की दुकान में देखते हैं, जो टकराव के लिए एक नया लुक चुन रहा है। अपने नए कपड़ों के साथ वह सड़क पर चलता है, जबकि एक रसोइया शिकायत करता है कि उसकी चाकू गायब है। अपनी योजना के लिए नायक एक दुकान पर रुकता है और 2 बोतलें एक मजबूत पेय की खरीदता है। फिर दृश्य हमें एक परित्यक्त और खंडहर इमारत में ले जाता है, जहां वह अपनी तैयारियां करता है। अंदर वह आग जलाता है और पेय और चाकुओं के साथ फर्श पर बैठता है जो उसने लिए थे। बड़ी एकाग्रता के साथ युवा व्यक्ति अपने हाथों को लपेटना शुरू करता है, अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हुए। फिर वह पेय को फर्श पर डालता है और आग का उपयोग करके अपने चारों ओर आग का एक घेरा बनाता है। अपने हाथों को लपेटे हुए युवा व्यक्ति उन्हें जमीन पर जोर से मारता है, एक दृढ़ संकल्प के इशारे में। फिर वह गहरी श्रद्धा में झुकता है, किसी के प्रति अपना पूरा सम्मान दिखाते हुए। घुटनों के बल हमारा नायक शहर की ओर झुकता है, जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर वह अपने माता पिता से ताकत मांगता है और वादा करता है कि वह अपना बदला लेगा और जल्द ही उनके साथ शामिल होगा। अगले दिन हमारा नायक एक छत से शहर को देखता है जब बर्फ गिरने लगती है। योशिदा की हवेली में सुरक्षा गार्ड हैरान होते हैं यह देखकर कि वह बदमाश वास्तव में आ गया। दृढ़ कदमों के साथ नायक बिना किसी डर के गुंडों की ओर बढ़ता है। एक बालकनी से खलनायक संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ दृश्य को देखता है। फिर वह अपने गुर्गों को आदेश देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह युवक उस जगह से जीवित न जाए। एक गार्ड पीछे से अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो फुर्ती से बच जाता है। इसके साथ ही वह पूरी तरह से गुंडों से घिर जाता है, जबकि खलनायक बस सब कुछ देखता रहता है। नायक फिर गुस्से में अपने दुश्मन पर चिल्लाता है और उसे नीचे आकर एक बार आमने सामने होने के लिए कहता है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ योशिदा उसे अंदर आकर बात करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि ठंड है। सुरक्षा गार्ड हवेली के बड़े दरवाजे खोलते हैं ताकि हमारा हीरो अंततः अंदर जा सके, लेकिन वह मांग करता है कि वे पहले यूजी को रिहा करें, नहीं तो वह तुरंत वहां से चला जाएगा। खलनायक फिर अपने हाथ से इशारा करता है और ऐसा लगता है कि वह हमारे नायक की मांग से सहमत है। फिर यूजी को बाहर फेंक दिया जाता है और उसके दोस्त के सामने गुंडों द्वारा हमला किया जाता है। युवा व्यक्ति अपने दोस्त का समर्थन करता है और खलनायक गर्व से कहता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने वादे निभाता है। गार्ड्स में से एक इस निर्णय पर सवाल उठाता है और पूछता है कि क्या वे तोजो पर अपनी बढ़त नहीं खो देंगे, लेकिन योशिदा मुस्कुराता है और संदेह करता है कि वह
जो एक मृत भार को लेकर भाग गया था, जिसके हाथ और पैर टूटे हुए थे। यूजी ये देखकर हैरान है कि उसका दोस्त जीवित है और तोजो उसे इसमें खींचने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसका दोस्त उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह कायर दिखता है, क्योंकि वे दोनों इसमें साथ हैं। ऊपर से खलनायक इस नाटक से थक जाता है और उन्हें चिल्लाकर कहता है कि बात करना बंद करें और अंदर आएं। फिर यूजी उसे पकड़ता है और उसे अंदर न जाने की चेतावनी देता है, क्योंकि वह जगह गुंडों से भरी है और यह उसका अंत होगा। हमारा हीरो चिल्लाता है कि योशिदा उसके दोस्त को छोड़ दे और वादा करता है कि वह सब कुछ सुलझाने के लिए हवेली में जाएगा, लेकिन यूजी जाने से मना कर देता है और चिल्लाता है कि वह कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वह सब कुछ यहीं सुलझाएगा। फिर तोजो अलविदा कहता है और अपने दोस्त से कहता है कि वह अच्छी जिंदगी जिए और समय समय पर उसकी कब्र पर आए। दृढ़ नजर से वह अपने दोस्त को ले जाते हुए गार्ड्स को देखता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। अकेले हमारा नायक अंततः हवेली में प्रवेश करता है और अंदर इंतजार कर रहे गुंडों का सामना करता है। अंदर खलनायक सीढ़ियों से नीचे उतरता है अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने के लिए एक श्रेष्ठता के भाव के साथ। दरवाजे बंद हो जाते हैं और नायक एक गलियारे में चलता है जिसमें फर्श पर ब्लेड बिछे होते हैं। उसकी आंखें लाल क्रोध से चमकती हैं, जबकि बाहर बर्फ गिरती रहती है। 2 डंडों से लैस गुंडे हमारे नायक के रास्ते को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर से योशिदा पूछते हैं कि क्या उसने आखिरकार वह चीज लाई है जिस पर पहले सहमति हुई थी, लेकिन युवा व्यक्ति जवाब देता है कि वह कोई मूर्ख नहीं है और पूछता है कि क्या खलनायक सोचता है कि वह इतनी महत्वपूर्ण चीज लाएगा। गुस्से में दुश्मन चिल्लाता है कि वह समय बर्बाद करना बंद करे और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह उससे डरता है। इसके साथ ही गुंडे एक समूह के रूप में नायक की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन हमारा नायक 2 बोतलें निकालता है और उन्हें कहता है कि तनाव मत लो और मजे करो। खलनायक उसे तिरस्कार से देखता है और पूछता है कि क्या यह उसके लिए कोई उपहार है। कैमरा उन 2 बोतलों पर केंद्रित होता है जो नायक अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए हैं। उसी समय एक जोड़ी शानदार जूते दृश्य में प्रवेश करती है, सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए। महल के दरवाजे पर एक प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देता है जिसके पीछे अन्य गुर्गों की परछाई है। योशिदा पूरी तरह से हैरान है और पूछता है कि उसके पिता उस जगह पर क्या कर रहे हैं। गंभीर नजर के साथ वह आदमी जवाब देता है कि वह अपने बेटे द्वारा किए गए गड़बड़ को साफ करने के लिए वहां है। इसके साथ ही योशिदा के पिता के गुंडे एक गग किए हुए यूजी और अमानो को हवेली में लाते हैं। हमारे नायक अपने परिचितों को इस तरह पकड़े हुए देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। दोनों बंधक पराजित और निराश दिखते हैं, क्योंकि उन्हें गुंडों द्वारा करीब से देखा जा रहा है। फिर वह आदमी कहता है कि अगर कुछ करना है तो उसे सही तरीके से करो और पीछे कोई निशान न छोड़ो। खलनायक हैरान होकर पूछता है कि क्या उसके पिता सभी को खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अमानो उनकी तरफ थी। लेकिन बुजुर्ग आदमी उसे भोला कहता है और पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि लड़की उसके प्रति वफादार है। फिर वह सबको बताता है कि वही थी जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे नायक के माता पिता को लीक की थी। तोजो इस खुलासे पर अवाक रह जाता है और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए उस युवा महिला की ओर देखता है। विश्वासघात से क्रोधित होकर योशिदा लड़की को पूरी ताकत से चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारता है। वह उस पर चिल्लाता है और उसे गद्दार कहता है, क्योंकि उसने उसका पैसा लेने के बाद उसे धोखा दिया। लेकिन अमानो उसका सामना करती है और कहती है कि सब कुछ के बावजूद उसका दिल उसके और दूसरों की तरह सड़ा हुआ नहीं है। युवती यह भी बताती है कि वह युवा व्यक्ति के माता पिता को हर जगह गवाहों की तलाश करते हुए नहीं देख सकती थी। खलनायक का पिता गुस्से में आकर उसे जोर से लात मारता है और वादा करता है कि वह उसे तोजो के साथ दफन कर देगा। फिर वह आदमी नायक की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह वही मनाबू तोजो है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। हमारा नायक नाराजगी से जवाब देता है कि उसने उसे बिना उसका चेहरा जाने ही यह सब सहन करने पर मजबूर कर दिया। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह आदमी कहता है कि उसे उन लोगों को जानने की जरूरत नहीं है जो कीड़ों से भी कम मूल्य के हैं। फिर वह बुजुर्ग आदमी सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति कहाँ है। लेकिन युवा व्यक्ति एक विद्रोही मुस्कान के साथ दृढ़ता से उसे आश्वस्त करता है कि वह उसे कभी नहीं बताएगा। फिर दोनों एक दूसरे को तनावपूर्ण चुप्पी में घूरते हैं, जबकि सभी की किस्मत अधर में लटकी होती है। फिर योशिदा के पिता अपने गुर्गों को इशारा करते हैं, जो किसी भी क्षण कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वह आदमी घमंड करता है कि उसके पीछे जो ताकतें हैं वे उस युवा व्यक्ति की कल्पना से परे हैं। वह यह भी दावा करता है कि रिपोर्ट कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वह युवा व्यक्ति चला जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक क्रूर मुस्कान के साथ वह आदमी कहता है कि वैसे उसके पास हमारे नायक को कुछ बताने के लिए है। फिर वह बताता है कि जिन लोगों ने उसके माता पिता को मारा था वे अभी उसके सामने हैं। यह सुनकर हमारे नायक का चेहरा क्रोध और घृणा से विकृत हो जाता है। उसका बंधा हुआ हाथ गुस्से से कांपता है जब वह पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी भींचता है। इसके साथ ही वह आदमी का पूरा नाम बेकाबू और जबरदस्त गुस्से के साथ चिल्लाता है। फिर वह युवक चिल्लाता है कि यहाँ तक कि एक कीड़ा भी पलटकर वार करता है और अपनी पूरी ताकत से एक बोतल फेंकता है। बोतल फर्श पर टूट जाती है, जिससे ज्वलनशील तरल पदार्थ पूरी हवेली के फर्श पर फैल जाता है। गुंडों में से एक उस तरल में कदम रखता है और युवक के अचानक हमले से हैरान होकर फिसल जाता है। इसके साथ ही वह बलशाली व्यक्ति जोर से जमीन पर गिर जाता है, गीले फर्श पर अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ। वह पेय से भीग जाता है और नायक को शुद्ध घृणा की नजर से देखता है। लेकिन हमारा नायक समय बर्बाद नहीं करता और अविश्वसनीय गति से दूसरे गुंडे पर झपटता है। योशिदा के पिता चिल्लाते हैं कि यह ज्वलनशील तरल है और नायक को कायर कहते हैं। बिना झिझक के युवा व्यक्ति अपनी चाकू का उपयोग करता है और एक गुंडे की गर्दन पर सटीक वार करता है। फिर वह गुंडे को एक और तेज और क्रूर प्रहार से खत्म कर देता है, जिससे सब कुछ लाल तरल से रंग जाता है। योशिदा घबरा जाता है और अपने आदमियों से चिल्लाकर कहता है कि वे सब एक साथ उसे पकड़ लें, क्योंकि वह अकेला है। लेकिन लड़ाई जारी है और कई गुंडे पहले ही हवेली के फर्श पर गिर चुके हैं, पूरी तरह से पराजित। एक केंद्रित और नफरत से भरी नजर के साथ नायक बाकी दुश्मनों का सामना करने की तैयारी करता है। फिर वह दूसरी बोतल को लात मारता है ताकि जगह पर और ज्वलनशील तरल फैल सके। इसके साथ ही वह गीले फर्श पर फिसलता है और एक और गुंडे को एक सटीक लात से गिरा देता है। फिर वो धूप का चश्मा पहनता है और फर्श से चाकू उठाता है और अधिक कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। योशिदा उसे दिखावा करने वाला कहता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर कहता है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो।
गिरना। दो गुंडे उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन युवा व्यक्ति उनके हमलों से बचने में सफल हो जाता है। फिर वह दुश्मनों की आंखों में कुछ पाउडर फेंकता है, जिससे वे पूरी तरह अंधे हो जाते हैं। धूल हवा में फैल जाती है और गुंडे अचानक हमले से भ्रमित हो जाते हैं। इस विचलन का फायदा उठाते हुए हमारा नायक अपने चाकू के साथ आगे बढ़ता है और उन पर बिना दया के हमला करता है। वह एक गुंडे को सटीक वार से मारता है, जबकि दूसरा संभलने की कोशिश करता है। लाल तरल में पूरी तरह से लथपथ नायक बाकी दुश्मनों का सामना करने के लिए मुड़ता है। गुंडों में से एक अपनी आंखें साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन पाउडर ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। बिना किसी हिचकिचाहट के हमारा नायक फिर से हमला करता है और चाकू से एक और गुंडे को मारता है। गुंडे अब सभी नीचे गिर चुके हैं और धूल के कारण देखने में परेशानी हो रही है। बचे हुए गुंडे सतर्क रहते हैं और नायक के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। योशिदा दृश्य पर हताश हो जाता है और नहीं जानता कि क्या करना है। अपने बालों में हाथ फेरता है। फिर उसके पिता उसे जल्दी से पेय लाने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी आंखों से धूल साफ हो सके। खलनायक समझाता है कि वह पेय धूल को धो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में पानी काम नहीं करता। वह तहखाने की ओर दौड़ता है, लेकिन अमानो उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसका पैर पकड़ लेता है। गुस्से में योशिदा चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो और उसे रास्ते में आने के लिए दुष्टा कहता है। फिर वह उसे जोर से लात मारता है, ताकि उसे छुटकारा पा सके, और तहखाने की ओर अपने रास्ते पर चलता रहता है। नीचे गिरी और घायल लड़की सोचती है कि यह कम से कम वह कर सकती है मदद के लिए। बाकी के गुंडे अगले हमले के लिए तैयार होते हैं, अपने ब्लेड के साथ पूरी तरह से सुसज्जित। हवेली का फर्श गिरे हुए गुर्गों से ढका हुआ है, जबकि धूल अभी भी हवा में लटकी हुई है। पेय के साथ गार्ड अंततः अपनी आंखों से धूल साफ करने में सफल होते हैं और फिर से लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। आदमी उन्हें घबराने के लिए मना करता है और फर्श पर तरल के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देता है। अब ठीक होकर दुश्मन फिर से नायक को घेरने की तैयारी करते हैं। फिर एक गुंडा सीढ़ियों के ऊपर से कूदकर हमारे नायक पर अचानक हमला करता है। वह युवक को जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे पिन कर देता है। विजयी मुस्कान के साथ बूढ़ा आदमी अपने आदमियों को काम खत्म करने का संकेत देता है। बाकी गुंडे नायक पर हमला करते हैं, जो पूरी तरह से फंसा हुआ लगता है। लेकिन अचानक यूजी उठता है और युद्ध के नारे के साथ पीछे से एक गुंडे पर हमला करता है। यहाँ तक कि घायल होने पर भी वह गार्ड को कसकर पकड़ता है और अपने सबसे अच्छे दोस्त की रक्षा के लिए वार सहता है। गुंडा फिर यूजी को चाकू से मारने की कोशिश करता है, ताकि वह भालू की पकड़ से बाहर निकल सके, लेकिन हमारा नायक अपने लिपटे हुए हाथ से ब्लेड को रोकने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह वार से बच जाता है। एक तेज चाल के साथ वह गार्ड को प्रभावशाली और क्रूर ताकत से दूर फेंक देता है। योशिदा गुस्से में चिल्लाते हैं और अफसोस करते हैं कि उन्होंने पहले उस युवक के दोस्त को खत्म क्यों नहीं किया। फिर नायक अपने हाथ को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए एक और गुर्गे के वार को रोकता है। उसके लिपटे हुए हाथ ने हमले के पूरे प्रभाव को बिना किसी बड़ी समस्या के सहन कर लिया है। वह पूरी ताकत से लड़ता रहता है, भले ही वह पूरी तरह से संख्या में कम हो। एक शक्तिशाली कोहनी के प्रहार से वह एक और दुश्मन के चेहरे पर वार करता है, जो उसे बहुत करीब से हमला करता है। जमीन पर पड़े हुए यूजी योशिदा को चुनौती देता है और चिल्लाता है कि उसे डर नहीं है और वह उसे पहले खत्म कर देगा। फिर वह गिरे हुए गुंडों में से एक को दूसरों पर फेंकता है, जिससे एक ध्यान भंग होता है। बाकी के गुंडे अंतिम हमले के लिए तैयार होते हैं, जबकि हमारा नायक उनका सामना करता है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ युवा व्यक्ति एक लाइटर जलाता है और पूछता है कि क्या उन्हें रोशनी की जरूरत है। फिर वह लाइटर को जमीन पर फेंकता है, जिससे चारों ओर फैले ज्वलनशील तरल पदार्थ जल उठते हैं। इसके साथ ही बचे हुए गुंडे आग की लपटों में गिर जाते हैं, दर्द और पीड़ा में चिल्लाते हुए। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए हमारा नायक आगे बढ़ता है और यूजी को दूर धकेलने के लिए उसके चेहरे पर लात मारता है। फिर वो अपने दोस्त पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी करता है, लेकिन खलनायक हमले में हस्तक्षेप करता है। एक शक्तिशाली किक के साथ हमारा नायक योशिदा के चेहरे पर जोर से प्रहार करता है। खलनायक जमीन पर गिर जाता है, हैरान होकर सोचता है कि सब कुछ इतनी जल्दी इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया। हमारा नायक फिर उसके चेहरे पर जोर से पैर रखता है, ताकि उसे जमीन पर दबा सके। ठंडी नजर से वह पूछता है कि क्या उसके दुश्मन के पास कहने के लिए कोई आखिरी शब्द है, लेकिन योशिदा के पिता अमानो को बंधक बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके बेटे को छुआ तो वह उसे खत्म कर देंगे। वह आदमी लड़की की गर्दन पर चाकू रखता है, किसी भी क्षण अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए तैयार। हमारा नायक उसे कोशिश करने की चुनौती देता है, जबकि जमीन पर पड़ा योशिदा माफी के लिए बेतहाशा भीख मांगता है। खलनायक वादा करता है कि वह अपना नाम साफ करेगा और जो भी वह चाहेगा वह चुकाएगा, अगर नायक उसे बख्श दे। बुजुर्ग आदमी कहता है कि इसे खत्म कर दो और चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके बेटे को छुआ तो वो कोई दया नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारा नायक उसे ठंडे नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या वह सच में डरता हुआ दिखता है। अमानो और यूजी चिल्लाते हैं कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए और कहते हैं कि उन्हें एक बार में ही खत्म कर दे। हमारा नायक फिर खलनायक से मांग करता है कि वह अपनी सारी दौलत उसे सौंप दे। दुश्मन तुरंत सहमत हो जाता है और कहता है कि उसके पास सोने की ईंटें भी हैं और वह उन्हें लाने जाएगा। खलनायक सीढ़ियों पर चढ़ता है और उसके पिता सोचते हैं कि तिजोरी में एक हथियार है और वह युवक इसकी भारी कीमत चुकाएगा। विजयी मुस्कान के साथ वह आदमी हमारे नायक से कहता है कि पैसे ले लो और तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन हमारा नायक अमानो के साथ एक समझदारी भरी नजरों का आदान प्रदान करता है, जो फर्श पर घायल है और योजना को समझता है। तभी बूढ़ा आदमी नजरों के इस आदान प्रदान को देखता है और लड़की पर जोर से वार करता है। एक तेज चाल के साथ नायक अपने चाकुओं में से एक मुख्य दुश्मन की ओर फेंकता है। ब्लेड हवा में उड़ता है और बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर सटीकता से लगता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ता है और व्यक्ति को क्रूर और निर्दयी प्रहारों की श्रृंखला से समाप्त कर देता है। वह आदमी हवेली के फर्श पर गिर जाता है बेहोश। अमानो संघर्ष करते हुए उठती है, पूरी तरह से राहत महसूस करते हुए कि अंततः यह दुःस्वप्न समाप्त हो गया है। हमारा मुख्य पात्र उसके पास जाता है और उसे उठने में मदद करता है, जबकि वह आदमी का शरीर बस फर्श पर पड़ा रहता है। लड़की उसे चेतावनी देती है कि घर में बंदूकें हैं और उन्हें सतर्क रहना होगा। अचानक योशिदा हथियार लेकर आता है, कसम खाता है कि वह उन्हें सबको परलोक भेज देगा। वह सीढ़ियों से नीचे आता है, नकदी से भरा सूटकेस लेकर चिल्लाता है कि उसने अपनी डील का हिस्सा पूरा कर दिया। लेकिन जब वह नीचे पहुंचता है तो अपने पिता को फर्श पर पड़ा देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। आंखों में आंसू लिए खलनायक हमारे मुख्य पात्र पर चिल्लाता है, पूछता है कि उनकी डील कहाँ गई। एक आवाज उसे एक फोल्डिंग स्क्रीन के पीछे से बुलाती है।
उसे चुनौती देते हुए कि वह आकर इसे हमेशा के लिए सुलझा ले। बिना 2 बार सोचे दुश्मन अपनी पूरी गुस्से के साथ स्क्रीन पर गोली चला देता है, लेकिन वह फिर से आवाज सुनता है और 2 गुंडों के पास एक सेल फोन देखता है जो एक रिकॉर्डिंग चला रहा है। फोन रिकॉर्डिंग चलाता रहता है ताकि खलनायक का ध्यान वहां खींचा जा सके। उसकी सुरक्षा कम होने पर हमारा मुख्य पात्र पीछे से उभरता है और चाकू से उसकी बांह पर वार करता है। खलनायक दर्द से चिल्लाता है और बंदूक गिरा देता है, जबकि हमारा मुख्य व्यक्ति उसे एक जोरदार किक मारता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और अपनी पूरी ताकत से उसे दबा देता है ताकि काम खत्म कर सके। योशिदा चिल्लाता है, उसे गद्दार कहता है और पूछता है कि उसने उसके पिता को ऐसे क्यों मारा। हमारा हीरो कहता है कि उसने पूरे परिवार को खत्म करने का वादा किया था और वह हमेशा जो शुरू करता है उसे खत्म करता है। एक अंतिम क्रूर चाल के साथ वह खलनायक को सिर में सटीक वार करके समाप्त कर देता है। अमानो और यूजी चुपचाप देखते हैं जैसे दुश्मन का शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिरता है। खून से सना चाकू जमीन पर गिरता है और मुख्य पात्र को आखिरकार वह बदला मिल जाता है जिसका वह सपना देख रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए हमारा मुख्य पात्र राहत में चिल्लाता है कि उसने आखिरकार अपने माता पिता का बदला ले लिया। फिर वो मुड़कर यूजी और अमानो की ओर देखता है जो फर्श पर हैं, घायल हैं, लेकिन सब कुछ से सुरक्षित हैं। लड़की अपने दोस्त को उठाने के लिए संघर्ष करती है और वे एक दूसरे पर सहारा लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। हमारा नायक बाहर निकलने का इशारा करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी भी कुछ काम निपटाना है। अकेले वह एक तिजोरी ढूंढता है और उसे खोलता है जिसमें नकदी और सोने की छड़ें होती हैं। लेकिन सारी दौलत के बीच वह एक सफेद लिफाफा देखता है जो तिजोरी के पीछे छिपा हुआ है। जिज्ञासावश वह आदमी लिफाफा उठाता है और उसे अपनी पट्टी बंधी हुई हाथों में कसकर पकड़ लेता है। बाहर यूजी और अमानो बर्फ में से गुजरते हुए मुश्किल से हवेली से दूर जा रहे हैं। वे चिंतित चेहरों के साथ पीछे देखते हैं, सोचते हुए कि उनका दोस्त क्या करने वाला है। तभी हमारा मुख्य पात्र एक बड़ा काला बैग लेकर सामने के दरवाजे से बाहर आता है। वो बैग सौंपता है और कहता है कि उनके लिए 40 मिलियन का सोना है जिसे वे बांट सकते हैं और गायब हो सकते हैं। अमानो को अपराध बोध होता है और वह कांपती आवाज में कहती है कि उसने अतीत में उसे धोखा दिया था, लेकिन वह कहता है कि उसे भी धमकी दी गई थी और अब सभी गिले शिकवे छोड़ने का समय है। यूजी गंभीर चेहरे से पूछता है कि क्या उसका दोस्त उनके साथ भागने वाला नहीं है। उदास और थके हुए चेहरे के साथ हमारा नायक जवाब देता है कि वह अब और नहीं भाग सकता, लेकिन उसका दोस्त जाने से मना कर देता है और उसे पकड़ लेता है। कहता है कि वह उसके साथ रहेगा चाहे अंत ही क्यों न हो। मुख्य पात्र लिफाफा दिखाता है और कहता है कि उसके पास एक योजना है और वह उन्हें इसमें नहीं घसीटेगा। अमानो हैरान हो जाती है और निराशा में चिल्लाती है जैसे उसे एहसास हो गया हो कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। वह सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ एक रात मांगता है और वादा करता है कि वह जीवित वापस आएगा। यूजी उसे कसकर पकड़ता है जबकि वह चिल्लाती है कि वह उसे अकेले उस बोझ को उठाने नहीं दे सकती। यूजी लड़की को पकड़ता है और कहता है कि अब बस और अब वे केवल अपने दोस्त पर विश्वास कर सकते हैं। हमारा मुख्य पात्र उन्हें हवेली से दूर जाते हुए गिरती बर्फ में देखता है। दृश्य कटता है और एक सूट पहने आदमी जमीन पर बेहोश पड़े व्यक्ति के पास खड़ा है। दूर यूजी और अमानो एक पुल के नीचे छिपकर अपनी चोटों से आराम कर रहे हैं। वह व्यक्ति लड़की की ओर देखता है और पूछता है कि उस रहस्यमय लिफाफे में आखिर क्या था। अमानो जवाब देती है कि शायद यह शहर के बड़े लोगों के भ्रष्टाचार को साबित करने वाले दस्तावेज हैं। हैरान होकर युवक पूछता है कि इतनी महत्वपूर्ण चीज उस घर में पहले स्थान पर क्यों होगी। वह बताती है कि खलनायक का पिता पुलिस उप प्रमुख था, इसलिए सब कुछ तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मुख्य पात्र का दोस्त दीवार के सहारे खड़ा रहता है, इस नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा है। लड़की समझाती है कि क्योंकि उसके पास सबूत थे, बड़े लोग उसकी रक्षा करते थे और उसे जो चाहे करने देते थे। गुस्से में यूजी कहता है कि अगर तोजो अकेला जाता है तो वह मर जाएगा और वह अपने दोस्त के पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन लड़की उसे रोकती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, यह मानते हुए कि लड़के की योजना के सफल होने की संभावना है। वह समझाती है कि शक्तिशाली लोगों के लिए खलनायक का पिता एक परेशानी था जिससे वे छुटकारा पाना चाहते थे, और इसी वजह से तोजो के पास जीवित रहने का एकमात्र मौका है कि वह उनके साथ जुड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। फिर दृश्य में एक गंजे बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाई जाती है जो बिस्तर पर 2 महिलाओं के साथ है। हम देखते हैं कि यह हमारा मुख्य पात्र है, अब सूट में, जो उस तस्वीर को अपनी जैकेट की जेब में रख रहा है। अपने नए लुक और हाथ में बैग के साथ वह रात में एक बड़े मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। वह चढ़ता रहता है और देखता है कि 2 गार्ड दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा वाले उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है, लेकिन युवक बस कहता है कि वह श्री घोड़ा से मिलना चाहता है। गंभीर चेहरे के साथ गुंडों में से एक कहता है कि बॉस आराम कर रहा है और उसे कल वापस आने के लिए कहता है, लेकिन हमारा मुख्य पात्र जोर देकर कहता है कि यह आज ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गार्ड अपनी उंगलियों को छटकाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या लड़का जल्दी जाने की सोच रहा है। बिना घबराए हमारा नायक शांति से उस बैग की जिप खोलने लगता है जो वह ले जा रहा है, और अंदर से वह खलनायक के पिता का सिर फर्श पर फेंक देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। गार्ड इस दृश्य से डर जाते हैं और पूछते हैं कि वह इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। तो तोजो से बताता है कि उनके बॉस को बता दें कि योशिदा मांजिरो का सही तरीके से ख्याल रखा गया है। गुंडा संदेश से घबरा जाता है, लेकिन सहमत होता है कि वह इंतजार करेगा और अपने बॉस को बताएगा कि क्या हुआ। 2 मिनट बाद मंदिर के अंदर से एक आवाज अंततः गार्ड्स को उसे अंदर जाने देने के लिए कहती है। वह अंदर जाता है और आंगन में 3 और गुंडों को खड़ा देखता है जो पत्थर जैसे ठंडे चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। मुख्य पात्र एक लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे सावधानी से खोलकर अंततः अंदर जाता है। अंदर वह एक गंजे टैटू वाले आदमी को देखता है जिसे एक सुंदर महिला सेवा दे रही है। बड़ा बॉस अपनी चाय का कप उठाता है और नए व्यक्ति को घूरते हुए पीने के लिए तैयार होता है। उसका विश्लेषण करते हुए आदमी सीधे पूछता है कि क्या वह वही तोजो है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। वह व्यक्ति इस सवाल से थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि उसे कैसे पता है कि वह कौन है। घोड़ा कहता है कि मांजिरो ने उसे संभालने के लिए लोगों को काम पर रखा और अब वह अपनी जान की भीख मांगने के लिए यहाँ है। नाराज होकर बॉस मेज पर जोर से मारता है और पूछता है कि सब कुछ होने के बाद भी मदद मांगने की हिम्मत कैसे हुई। हमारा मुख्य पात्र चुप रहता है, बॉस के गुंडों से घिरा हुआ जो उसे घूर रहे हैं। तोजो उसे चुनौती देता है कि अगर वह ऐसा ही सोचता है तो इसे खत्म कर दे या फिर उसकी प्रस्तावना को अंत तक सुने। गंभीर दिखते हुए वह लिफाफा उठाता है और पूछता है कि बॉस को उसके पास जो है उसके बारे में क्या लगता है। गोदा मुस्कुराता है, उसे दिलचस्प कहता है, लेकिन उसे जिंदा रखने का एक अच्छा कारण पूछता है। महिला हमारे एमसी के हाथों से लिफाफा लेती है ताकि उसे अपने बॉस को दे सके। वह लिफाफा लेकर बड़े बॉस की ओर चलती है जो अपनी लकड़ी की मेज पर इंतजार कर रहा है। आदमी खोलता है
वह जाकर बूढ़े आदमी की लड़कियों के साथ समझौता करने वाली फोटो पाता है, लेकिन बॉस बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखता और पूछता है कि क्या लड़का सोचता है कि वह उसे ब्लैकमेल कर सकता है। तो जो कहता है कि हो सकता है कि उसे इससे फर्क न पड़े, लेकिन उच्च अधिकारियों के लिए यह मायने रखता है क्योंकि उसके पास इससे भी बड़ा सबूत है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो पूछता है कि क्या आदमी जानता है कि उसने आज ही कितने लोगों को बाहर कर दिया है। फिर बॉस गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि क्या यह धमकी है क्योंकि बच्चा उसकी ताकत के स्तर पर नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि यह धमकी नहीं है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फिर वह बताता है कि अगर वह आधी रात तक रिपोर्ट नहीं करता है तो बाकी सबूत सीधे पुलिस के पास जाएंगे। बॉस को अभी भी परवाह नहीं है और पूछता है कि इसका उसके मौजूदा हालात से क्या लेना देना है। वह आदमी समझाता है कि आखिरी बार उसे वहीं देखा गया था, इसलिए बड़े लोग सोचेंगे कि वही मास्टरमाइंड है। यह सुनकर वह आदमी हमारे मुख्य किरदार की हिम्मत से पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध हो जाता है। अंत में वह योजना को समझता है और कहता है कि लड़का मदद मांगने नहीं आया बल्कि उसे अपने साथ खींचने आया है। तो जो उसे बताता है कि सबूत का उपयोग करके अधिक पैसा कमाने या एक साथ बर्बाद होने का विकल्प चुने। बॉस हंसता है, कहता है कि वह मजेदार बच्चा है और उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाता है। इसके साथ ही वह आदमी हमारे नायक को सम्मान के रूप में और सौदा पक्का करने के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है। बिना झिझक के वो आदमी कप उठाता है और एक ही बार में पूरा पी जाता है ताकि समझौता पक्का हो जाए। फिर वह खाली कप को ट्रे पर वापस रख देता है, माफिया बॉस के साथ बातचीत को समाप्त करते हुए। कोटा कहता है कि वह गड़बड़ी को साफ कर देगा, लेकिन इस शर्त पर कि बच्चा आज से उसके लिए काम करेगा। हमारा मुख्य पात्र हल्की सी मुस्कान के साथ प्रस्ताव स्वीकार करता है और तब से अपनी नई किस्मत को अपनाता है। हमारा नायक झुकता है और अब से अपने नए बॉस की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाता है। कोटा अपने भारी हिटरमुतों को आदेश देता है कि वह गड़बड़ी को साफ करे और मामले को दबाने के लिए एक पुलिस वाले से संपर्क करे। वह बलवान सहमत होता है और अपने नए महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए जाने के लिए मुड़ता है। फिर माफिया बॉस लकड़ी की मेज के सहारे खड़ी अपनी छड़ी पकड़ता है। वो लड़की से कहता है कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे और सुनिश्चित करे कि वह रात भर वहीं रहे, लेकिन हमारा एमसी उसे फिर से याद दिलाता है कि अगर वह आधी रात तक वापस नहीं आता तो सबूत भेज दिए जाएंगे। मुस्कुराते हुए बॉस उसे कहता है कि नाटक बंद कर दे, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली मंशा क्या है। वह निश्चितता के साथ कहता है कि बच्चे का ऐसा करने का इरादा कभी नहीं था। हमारा हीरो मुस्कुराता है और पकड़े जाने के लिए माफी मांगता है, जबकि बॉस चला जाता है। कुछ समय बाद महिला एक कमरे में प्रवेश करती है और रात के लिए उस आदमी के साथ तैयार होने लगती है। वह सावधानी से अपनी स्टॉकिंग्स पहनती है और बिस्तर के किनारे पर बैठकर हमारे नायक का इंतजार करती है। एक मोहक आवाज में वह उसे बुलाती है, कहती है कि बॉस ने कहा है कि आज रात उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। एमसी उस महिला के पास जाता है जो बाथटब के किनारे बैठी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन अचानक वो उस पर एक ड्रेस फेंकता है। वो कहता है कि वह थका हुआ है, शांति से अकेला छोड़ने के लिए कहता है और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर देता है। निराश दिख रही लड़की हमारे नायक की उदासीनता से परेशान लगती है। इस बीच हमारा नायक आराम करने के लिए गर्म पानी से भरे बाथटब में आराम करता है। दूसरी ओर बॉस शांतिपूर्वक सिगार पीता है, जबकि महिला दूर से उसे ध्यान से देखती है। वह टिप्पणी करती है कि जैसा उम्मीद थी उस आदमी ने कमरे में उसे दोबारा नहीं देखा। कोता सहमत होते हैं, कहते हैं कि वह साधारण नहीं है क्योंकि कुछ ही लोग अपनी इच्छाओं को इस तरह दबा सकते हैं। महिला अपने बॉस से पूछती है कि क्या उसे हमारे एमसी पर नजर रखनी चाहिए। गोता सहमत होते हैं और कहते हैं कि उससे निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन समय के साथ वह उसकी कमजोरी का पता लगा लेगा। गंभीर चेहरे के साथ बॉस सोचता है कि क्या वो वास्तव में उसे अपनी नई मोहरा बनाकर सुरक्षित महसूस कर सकता है। फिर महिला गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आदमी की ओर मुड़ती है और कहती है कि उसने संदेश स्पष्ट रूप से समझ लिया। अगले दिन हम अपने हीरो को माफिया मंदिर में आरामदायक बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखते हैं। कुछ समय बीतता है। अचानक हमारे मुख्य पात्र की आंखें ऐसे खुल जाती हैं जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। चौंक कर वो बिस्तर पर बैठ जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और वह डरा हुआ दिखता है। तभी वो महिला बिस्तर पर बैठी दिखाई देती है, उसे शुभ प्रभात कहते हुए उसके चेहरे से पसीना पहुंचती है। तो जो उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे जाना होगा, उसे अनुरोध करता है कि वह धन्यवाद कहे।